हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन के। आज है डेट 18 जुलाई 2022 एंड जीएसटी के अंदर आज बहुत सारे चेंजेस जो है आज से इंप्लीमेंट हो चुके हैं। अभी रिसेंटली सीजीएसटी रेट्स की नोटिफिकेशंस आई थी काफ़ी सारी, जिसके अंदर बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। 47 काउंसिल की मीटिंग हुआ था जहां जिसकी रिकमेंडेशन की वजह से 18 जुलाई से बहुत सारे चेंजेस जीएसटी के अंदर होने वाले हैं। उन सभी चेंजेस को आज मैं इस एक वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, नीचे आपको मैं चैप्टर्स दे दूंगा, वहां पे आप स्विच कर सकते हैं अगर आपको कोई स्पेसिफिक चैप्टर जो है वो चेक करना है। क्या क्या मेन पॉइंट रहने वाले हैं आज की वीडियो के, मैं एक बार आपको समझा देता हूं। सबसे पहले हम समझेंगे जीटीए की सर्विसेज के ऊपर क्या क्या चेंजेस आने वाला है आज से। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, वहां पर हम हॉस्पिटल का जो रेंटल होता है उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, उसको समझेंगे। रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के केस में भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा आरसीए में, उस वाले पॉइंट को भी एनालाइज करेंगे। टूर ऑपरेटर्स जो होते हैं पार्शियली इंडिया में सर्विस देते हैं, पार्शियली जो है आउटसाइड इंडिया सर्विस देते हैं, वहां पर एग्जाम सप्लाई, आपको एग्जाम सर्विस किस तरीके से निकालनी है उसका पूरा फॉर्मूला समझेंगे। लास्टली प्री पैक्ड एंड लेबल्ड आइटम्स, फूड ग्रेन और फूड आइटम्स जो है वो कुछ आइटम अब टैक्सेबल होंगे। इसमें बहुत बड़ा चेंज आया है और बहुत सारी कंफ्यूजन आ रही है कि सर ये प्री पैक्ड क्या है, प्री पैक कमोडिटीज क्या है, और ये लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट क्या है, प्री पैक्ड एंड लेबल्ड कैसे हम डिफाइन करें। एक 25 kg वाली लिमिट आई है, इसी से रिलेटेड कल जो है हमारा सीबीएसई ने एक एफएक्यू भी इशू किया है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो ये सभी पॉइंट्स जो कि आज से एप्लीकेबल हो चुके हैं उनको डिटेल में समझेंगे। जितनी नोटिफिकेशंस आई थी उनका सबका एनालिसिस करेंगे। आपको ये वीडियो देखने के बाद में और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आपको मैं नोट्स भी देने वाला हूं, मेरे हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, पूरा मेरा एनालिसिस होगा, साथ ही में जो नोटिफिकेशंस है वो भी आपको मैं देने वाला हूं। चलिए विदाउट एनी फर्दर डू चलते हैं सीधा स्क्रीन पे, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। गाइस, सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल फिनटेक्स प्रो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्रैक्टिकली अगर आप जीएसटी, इनकम टैक्स एंड टीडीएस सीखना चाहते हैं तो नीचे मैंने डिटेल दी हुई है, वहां से आप हमारे कोर्सेज भी चेक कर सकते हैं। चलिए समझते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 3 से लेकर नोटिफिकेशन नंबर 11 तक आई थी सीजीएसटी रेट्स की नोटिफिकेशन है। सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि ये नोटिफिकेशन कहां पर आई है। एक नॉर्मल सीजीएसटी की नोटिफिकेशन होती है जो कि ऑलरेडी इशू हो चुकी है 5 तारीख को। उसके बाद में 13 जुलाई को सीजीएसटी रेट्स के अंदर नोटिफिकेशन आई है। इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, जो जीएसटी के रेट्स हैं उसमें के अंदर बहुत सारे चेंजेस यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। नोटिफिकेशन नंबर 3 से लेकर के नोटिफिकेशन नंबर 11/2022 तक ये नोटिफिकेशन हमारी आई है और इसको आज हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। प्लस एक हमारा एफएक्यू इशू है जो कि कल ही इशू किया है सीबीएसई ने, प्री पैक्ड एंड लेबल आइटम, वहां पर किस तरीके से पूरा बहुत सारी क्वेरीज वहां पर मेरे पास भी आ रही थी, तो उसका आंसर भी आपको आज मिलने वाला है। चलिए, ये मैं आपको ये जितने भी नोट्स हैं आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, नीचे उसका मैं लिंक दे दूंगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। ये एनालिसिस जो है ये भी आपको वहीं पे मिलेगा, इसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारी निटिग्रिटीज हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि जीएसटी के अंदर आज से चेंज होने वाले हैं। और अगर आप एक टैक्स प्रोफेशनल हैं, टैक्स पेयर हैं, जीएसटी ऑफिसर, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट्स समझना। चलिए, एनालिसिस ऑफ नोटिफिकेशन आज हम समझने वाले हैं। नोटिफिकेशन नंबर 3 to 11 सीजीएसटी रेट्स, मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये रेट्स के अंदर नोटिफिकेशन आई है। सीजीएसटी की नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुकी है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो उस पे बना दी थी। ये जो नोटिफिकेशन है सीजीएसटी रेट्स के अंदर आई है, डेटेड 30 जुलाई 2022। नाउ आज के सेशन में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे एक बार ब्रीफली देख लीजिए। जितनी नोटिफिकेशंस आई हैं 3 से लेकर 11 तक, वो नोटिफिकेशन विद एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में नोटिफिकेशन समझाने वाला हूं मैं। ऐसा नहीं है आपको यहां से थ्योरी जो है वो रीड कराऊंगा, मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझाऊंगा, जो निटिग्रिटीज हैं उसको समझेंगे। और कल ही आया है 17 को हमारा एक एफएक्यू आया है ऑन जीएसटी एप्लीकेबिलिटी ऑन प्री पैक्ड एंड लेबल्ड गुड्स, इसको भी बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, आराम से समझेंगे। चलिए, नोटिफिकेशन नंबर 3/2022 को पढ़ते हैं। एग्जम्पशन लिमिट ऑन एकोमोडेशन। एग्जम्पशन लिमिट, इसके अंदर जो जो बातें बताई हुई हैं, एग्जम्पशन लिमिट जो होती है हमारी होटल्स के ऊपर, आपको ध्यान होगा 1000 तक का अगर होटल का रूम रेंट होता है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, तो उसको यहां से रिमूव कर दिया गया है। अब कोई लिमिट नहीं है, 1000 की लिमिट यहां से रिमूव कर दी गई है। 18% जीएसटी चार्ज किया जाएगा विदाउट एनी एग्जम्पशन लिमिट, कोई एग्जम्पशन लिमिट नहीं है। 18% जीएसटी जो है वो देना होगा, चाहे आपका रेट 1000 से कम हो होटल एकोमोडेशन का या 1000 से ज्यादा हो। तो पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि एग्जम्पशन लिमिट एकोमोडेशन की जो है यहां पर चेंज आया है। दूसरा पॉइंट हमारा है
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स बाय रोप वे से जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर जो होता है, इसका जीएसटी रेट रिड्यूस कर दिया गया फ्रॉम 18 से 5% विद अ कंडीशन दैट नो आईटीसी क्लेम। तो 5% का एक नया ऑप्शन आपको दे दिया गया कि अगर आप 5% में जाना चाहते हो तो 5% जीएसटी रेट आप दे सकते हो विदाउट क्लेमिंग द आईटीसी। ये एक ऑप्शन यहां पर दे दिया गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स बाय रोप वे से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके लिए ये ऑप्शन दिया गया है। थर्ड पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आ रही हैं, जीएसटी सर्विसेज के अंदर सर 18 से क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। मैंने एक समरी चार्ट यहां पर बनाया हुआ है जहां से आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। जीएसटी ऑन जीटीए सर्विसेज, अब जीएसटी जो जीटीए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके पास दो मेन ऑप्शन अब जो है यहां पर प्रोवाइड किए गए हैं। एक तो है कि वो आरसीएम में जा सकते हैं, दूसरा है फॉरवर्ड चार्ज या फिर नॉर्मल चार्ज। एफसीएम मतलब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, एनसीएम मतलब नॉर्मल चार्ज, दोनों सेम ही चीज होती हैं। सो आरसीएम के अंदर उनको 5% टोटल टैक्स में बता रहा हूं। अगर आप सीजीएसटी एसजीएसटी लोगे तो 2.5%, 2.5%। अगर आप आईजीएसटी लोगे तो 5%। तो रेट जो भी मैं यहां पर डिस्कस करूंगा वो आईजीएसटी के रेट्स होंगे, यानी आईजीएसटी लगेगा 5%, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग आप जो है इसको चेक कीजिएगा। नाउ एफसीएम और अगर फॉरवर्ड चार्ज वाला ऑप्शन ऑप्ट करता है एक गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी, तो उस केस में उसके पास फर्दर दो ऑप्शन आ गए हैं। कौन कौन से ऑप्शन आ गए हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक ऑप्शन है आप 5% जो है जीएसटी दीजिए विदाउट टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये एक नया ऑप्शन आया है। दूसरा ऑप्शन ये है, या फिर ऑप्शन नंबर 2 ये है कि आप 12% दे दो विद आईटीसी का बेनिफिट भी ले लो और 12% जीएसटी जो है वो आप दे दो। तो यहां पर जो नया ऑप्शन है मैं वो वाला कौन सा है, वो ये वाला ऑप्शन, एक एडिशनल ऑप्शन जो है वो ऐड किया गया है। अभी तक क्या होता था, 18 से पहले ये होता था आरसीएम में है तो 5% जो है रिसिपेंट को पे करना होता था और फॉरवर्ड चार्ज में जो है 12% पे करना होता था गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी को। लेकिन अब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर भी एक 5% का रेट इंट्रोड्यूस कर दिया गया है जीटीए के लिए, लेकिन उसमें एक कंडीशन डाल दी कि आईटीसी जो है वो क्लेम नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो सारे ऑप्शंस थे। आरसीएम का 5% है, एनसीएम में 5% विदाउट आईटीसी और एनसीएम में फॉरवर्ड चार्ज में 12% विद आईटीसी। ये पॉइंट्स है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इस चार्ट को ना, इन पूरे एनालिसिस को आप एक बार पढ़िएगा, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएंगी। क्योंकि नोटिफिकेशंस अगर आप पढ़ने जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक एनालिसिस बनाया है सभी नोटिफिकेशन का, सो दैट इजीली आप समझ पाए कि क्या उसके अंदर लिखा हुआ है। लेकिन अब कुछ बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझिएगा। अगर जीटीए ऑप्ट करता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के लिए तो उसको 2 डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी भाई। नई चीज है, बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा। 2 एडिशनल डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड हैं अगर एक जीटीए जो है वो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर जाना चाहता है। कौन कौन सी डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी जी? पहली डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी जीएसटी डिपार्टमेंट को जीएसटी पोर्टल के ऊपर कि आप ऑप्ट इन करना चाहते हो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म को। पहली डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी जीएसटी पोर्टल के ऊपर। और करंट जो हमारा 22-23 चल रहा है, इसके लिए जो डेट डिसाइड की गई है 16 अगस्त 2022 तक आपको क्या देना है, एक डिक्लेरेशन देना है जीएसटी पोर्टल के ऊपर कि हम जो है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जाना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास ऑप्शन है, अगर आप 5% है तो आप आईटीसी क्लेम नहीं करोगे, अगर आप 12% दे रहे हो तो आप आईटीसी भी क्लेम कर सकते हो, ठीक है। पहली डिक्लेरेशन समझ लिया आपने, जीएसटी पोर्टल की देनी है। दूसरी डिक्लेरेशन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इनवॉइस के ऊपर एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी दैट आई एम अ रजिस्टर्ड पर्सन इन जीएसटी एंड आई एम ऑप्टिंग फॉर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। इसका जो फॉर्मेट है वो मैं आपको थोड़ी देर में डिस्कस कर लूंगा, बट आपको जो डिक्लेरेशन देनी है उसमें 2 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। इनवॉइस के ऊपर आपको दूसरी डिक्लेरेशन देनी है, जितने भी इनवॉइसेस आप इश्यू करोगे उस पर डिक्लेरेशन होनी चाहिए जीएसटी रजिस्टर्ड हो आप, that I am a registered person under GST. Second one is I have opted for forward charge mechanism for financial year this and this. परफेक्ट, समझ में आ गया आपको। अगर जीटीए नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जाना चाहता है, 2 इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन उसको देनी पड़ेगी, एक जीएसटी पोर्टल के ऊपर, दूसरी इनवॉइसेस के ऊपर। परफेक्ट सर, समझ में आ गया, बहुत इजी पॉइंट था। चलिए एक पॉइंट और समझिए जीटीए से रिलेटेड। एक एग्जम्पशन हुआ करती थी जीटीए के केस में, अगर एक कंसाइनमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक कंसाइनमेंट है तो 750 से नीचे है तो वो उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाता। और पूरे कंसाइनमेंट, पूरे जो ट्रक जो एक कंसाइनमेंट जा रहा है, अगर उसकी वैल्यू ओवरऑल कंसाइनमेंट की वैल्यू 1500 से नीचे है तो वहां पर जीएसटी नहीं लगा करता था। एग्जम्पशन के अंदर वो चीज कवर हो जाया करती थी। बट
18 जुलाई से वो एग्जम्पशन रिमूव कर दी गई है। तो ये वाली जो एग्जम्पशन होती थी 1500 और 750 की, इसको रिमूव कर दिया गया है। जहां पर कुछ जीटीए क्या करते थे, 750 का बिल पक्के का दिखाते थे और बाकी कच्चे में हो जाता था काम। तो अब वो चीज़ यहाँ से जो है रिमूव हो जाएगी। अब ये वाली लिमिट जो है, एग्जम्पशन लिमिट आपकी हट चुकी है। 1500 750 वाली जो भी एग्जम्पशन लिमिट थी, अब ये दोनों ही एग्जम्पशन लिमिट आपकी हट चुकी है। ठीक है, तो सर क्या हर सिचुएशन में जीटीए मतलब जीटीए 1 रुपए की सर्विस प्रोवाइड करेगा तब भी जीएसटी उसके ऊपर लगेगा? हाँ, जीएसटी तब भी लगेगा, लेकिन एक छोटी सी एक्सेप्शन अभी भी बची हुई है। ध्यान से सुन लो सर, एक छोटी सी एक्सेप्शन अभी भी बची हुई है। आरसीएम वाले केस में अगर जीटीए जो है वो आरसीएम वाला ऑप्शन ऑप्ट करता है और अपने इनवॉइस, सर ये हमको कैसे पता चलेगा? प्रैक्टिकल आओ, ये तो थ्योरी होगी सर, प्रैक्टिकल बताओ। भाई मेरे पास एक इनवॉइस आया जीटीए के पास से, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि वो फॉरवर्ड चार्ज में है कि रिवर्स चार्ज में है? सिंपल सा पॉइंट है, अगर उसने उसकी इनवॉइस के ऊपर डिक्लेरेशन दी है तभी ये माना जाएगा कि वो फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट कर रहा है। बात समझ गए? फॉरवर्ड चार्ज के लिए मैंने कंडीशन आपको क्या बताई कि आपको क्या देना पड़ेगा, 2 डिक्लेरेशन। दूसरी डिक्लेरेशन पढ़ो कौन सी है, आपको इनवॉइस के ऊपर भी तो बताना पड़ेगा ना, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन हूं और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आता हूं। समझ गए बात को? तो अगर इनवॉइस के ऊपर वो डिक्लेरेशन लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है कि आपको आरसीएम में आपकी कोई भी लायबिलिटी नहीं है। परफेक्ट। लेकिन अगर आपके पास जीटीए से एक इनवॉइस आया और उस इनवॉइस के ऊपर कोई डिक्लेरेशन नहीं दी हुई है, कुछ लिखा ही नहीं हुआ कि वो जो जीटीए है वो फॉरवर्ड चार्ज में जाना चाहता है, तो यहां पर आपको आरसीएम के अंदर जीएसटी की लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। कितनी लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी? 5% पे करनी पड़ेगी। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट ध्यान से सुन लीजिए, आरसीएम के जो प्रोविजन है जब आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन को, अगर एक कंपनी को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, फैक्ट्री को अगर कोई सर्विस देता है जीटीए, तब तो आरसीएम हमारा एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर जीटीए किसी यूआरडी को देता है, सर ये यूआरडी का मतलब क्या होता है? अनरजिस्टर्ड डीलर को, अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर जीटीए कोई सर्विस देता है तो आज भी उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। मैं विवेक, मैं कोई पर्सनल सामान भेजना चाहता हूं इंडिया से मुंबई, तो मैं गया जीटीए की सर्विस के पास, मैंने बोला भाई मेरे को एक कुरियर करवाना है, पैकेट कुरियर कर दो। उसने बोला ठीक है। अब वो जो पर्सन है जीटीए वाला, वो किसके अंदर फॉल करता है? जीटीए वाला जो पर्सन है वो रिवर्स चार्ज, मतलब वो फॉरवर्ड चार्ज में अपनी जीएसटी लायबिलिटी पे नहीं करता, रिसिपेंट को लायबिलिटी पे करनी होती है। अब मान के चलो मैं भी एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं और मैं कोई पर्सनल पार्सल जो है आपको कुरियर करवाना चाहता हूं, तो क्या उस केस में रिसिपेंट को कोई लायबिलिटी आएगी? आंसर इज नो, क्योंकि रिसिपेंट एक अनरजिस्टर्ड डीलर है, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है। लास्ट नोट यही था जो कि मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि इफ आरसीएम ऑप्टेड, आरसीएम देखो ऑप्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑप्ट करना पड़ेगा एनसीएम। अगर एनसीएम ऑप्ट नहीं किया तो रिसिपेंट को यह मानना पड़ेगा कि वहां पर रिसिपेंट की लायबिलिटी है। इसीलिए जो सेकंड डिक्लेरेशन है ना, आप समझ रहे हो, ये सेकंड डिक्लेरेशन, इनवॉइस के ऊपर डिक्लेरेशन की जरूरत क्यों है? इसका ऑब्जेक्टिव समझ रहे हो आप कि क्यों इनवॉइस के ऊपर डिक्लेरेशन की जरूरत है? क्योंकि डिक्लेरेशन है तब रिसिपेंट को समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ, ये जो जीटीए सर्विस प्रोवाइडर है ये फॉरवर्ड चार्ज के अंदर गया हुआ है, तो मुझको आरसीएम में इसके ऊपर कोई, मेरी आरसीएम में कोई भी लायबिलिटी नहीं आती। लेकिन अगर इनवॉइस के ऊपर डिक्लेरेशन नहीं है तो बहुत इजीली मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि भाई मेरे को, मेरी लायबिलिटी है यहाँ पर आरसीएम में पे करने की। लेकिन अगर मैं एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं एंड रिसिपेंट इज अनरजिस्टर्ड, देन नो जीएसटी शैल बी लेवी। जी 18 जुलाई से जो भी जीटीए का पॉइंट था वो मैंने इसके अंदर कवर कर लिया है। इसके अलावा कोई और क्वेरी आपकी अभी भी रह जाती है तो मुझको नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसको भी मैं रिजॉल्व कर दूंगा। बाकी मैंने ट्राई किया है कि क्वेरी शायद आपकी रहनी नहीं चाहिए, सारे पॉइंट्स मैंने बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, आरसीएम वाला पॉइंट भी एक्सप्लेन कर दिया, एग्जम्पशन वाला पॉइंट भी यहाँ पर मैंने आपका एक्सप्लेन कर दिया है जीटीए सर्विस का। चलिए सर, क्लियर हो गया जीटीए सर्विस के ऊपर अब जीएसटी कैसे लगेगा 18 जुलाई 2022 से? जी सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, रेंटिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल, ये भी इसी नोटिफिकेशन के अंदर था। नोटिफिकेशन नंबर 3 पढ़ रहे हैं यहाँ पे, नोटिफिकेशन नंबर 3/2022। रेंटिंग ऑफ गुड्स कैरियर वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूड इन द कंसिडरेशन चार्ज फ्रॉम सर्विस रिसिपेंट 12% जीएसटी। ये नई सर्विस जो है वहाँ पर ऐड की गई है। उसके बाद में है रूम सर्विस प्रोवाइडेड बाय हॉस्पिटल, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये भी 47 काउंसिल की मीटिंग में ये पॉइंट आया था। देखिए ये सारे पॉइंट्स आपको हो सकता है पता हो, क्योंकि एक प्रेस रिलीज आई थी तो वहां पर ऑलरेडी ये चीजें पता थी सबको, बट किस तरीके से वो प्रैक्टिकली अप्लाई होंगी,
क्या क्या उसका प्रोसीजर पार्ट होगा वो हमको नोटिफिकेशन जब आती है तभी पता चलता है, और नोटिफिकेशन उसकी आ चुकी है, इसीलिए मैं आपको इतने डिटेल में चीज़ें एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी एक वीडियो बनाई है बट इतनी डिटेल में मैं वहाँ नहीं बता सकता था क्योंकि मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन खुद नहीं थी। अब जो है नोटिफिकेशन आई है तो चीज़ें क्लियर हुई हैं, अब जो है डिटेल में हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जीएसटी ऑन हॉस्पिटल या रूम, हॉस्पिटल का जो रूम रेंटल होता है उसके ऊपर जीएसटी लगाने की बात की गई थी। तो अप टू 5,000 तक तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अगर एक्सीडिंग 5,000 है तो वहाँ पर अगर आईसीयू, सीसीयू या एनआईसीयू है, ठीक है, आईसीयू, सीसीयू, एनआईसीयू, अब इतना डिफरेंस मुझे भी नहीं पता। एनआईसीयू और सीसीयू का होता है क्रिटिकल केयर यूनिट, आईसीयू का इंटेंसिव केयर यूनिट, एनआईसी का थोड़ा सा टिपिकल होता है, मुझे नहीं पता। बट डिफरेंस क्या होता है इन तीनों में वो भी नहीं पता मुझे एक्चुअली। क्योंकि भाई हमारी लाइन नहीं है हॉस्पिटल वाली, डॉक्टर लोगों को पता होगा कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। बट हाँ, इतना ज़रूर पता है कि जब इसके अंदर पेशेंट जाता है तो बहुत क्रिटिकल इल होता है और उसकी सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी नाजुक होती है, इसीलिए यहाँ पर कोई जीएसटी नहीं लगाया गया, ठीक है। उसके अलावा नॉर्मल जो बेड्स होते हैं, नॉर्मल बेड अगर 5,000 से ज़्यादा का है तो 5% विदाउट आईटीसी। अब 5% फिर से रेट जो मैं बता रहा हूँ कौन सा है, आईजीएसटी का रेट है। अगर सीजीएसटी, एसजीएसटी लग रहा है तो कितना लगेगा, 2.5%, 2.5%। अगर आईजीएसटी लग रहा है तो 5% लगेगा, ठीक है। तो रेट में कंफ्यूज मत होना, जहां पे भी मैंने रेट लिखा हुआ है उस रेट का मतलब है आईजीएसटी वाला रेट। अगर सीजीएसटी, एसजीएसटी लगेगा तो हाफ रेट वहां पर लगाया जाएगा आपका। 6 है हमारा सर्विस बाय वे ऑफ ट्रीटमेंट और डिस्पोजल ऑफ बायोमेट्रिक वेस्ट और प्रोसेस इंसिडेंट डेयर टू अ कॉमन बायो, ये जो आपकी एग्जाम सर्विस हुआ करती थी, नाउ इस पर भी टैक्स लगा करेगा। 12% जीएसटी आपका यहाँ पर लगा करेगा। बायोमेडिकल जो वेस्ट होता है उसके ट्रीटमेंट के ऊपर भी, उसकी प्रोसेसिंग के ऊपर 12% जीएसटी आपका चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट नोटिफिकेशन आ जाइए जी, नोटिफिकेशन नंबर 4/2022। इसको जरा एक बार ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 2022 नहीं है, 2017 है। ऊपर भी शायद, एक सेकेंड रुको, यहाँ पर भी 2021 नहीं है, 2017 होगा। रेट्स ऑफ सर्विस इसमें इसके अंदर बताया हुआ है 2017 रेट ऑफ एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विसेज। एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विसेज नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 के अंदर हमको बताया हुआ है। अब इसके अंदर भी एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विस जो होती है उसके अंदर भी चेंजेस आए हैं, इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। पहला है सर्विस बाय पोस्ट। देखिए पोस्ट अंटिल नाउ, इसको ध्यान से पढ़िए एक बार। Until now only specific services, स्पेसिफिक सर्विस मतलब कौन कौन सी सर्विस, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विस प्रोवाइडेड टू अ पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी वर टैक्सेबल। ओनली स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पोस्ट, एलआईसी की सर्विस और एजेंसी की सर्विस जो कि गवर्नमेंट के अलावा किसी और को प्रोवाइड की गई हैं, खाली उसके ऊपर जो है जीएसटी लगाया जाता था, वो टैक्सेबल हुआ करती थी। और रेस्ट ऑफ द सर्विसेज वर एग्जाम्प्ट। उसके अलावा जो सर्विस एक पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करता है वो एग्जाम्प्ट हुआ करती थी। लेकिन नाउ थ्रू दिस नोटिफिकेशन अब ये है, ये चेंज आया है, ये चेंज है, ये हमारा अमेंडमेंट आई है, ये अमेंड हुआ है, इसको ध्यान से समझिएगा। ऑल सर्विसेज ऑफ पोस्ट आर नाउ टैक्सेबल। सर सारी सर्विस टैक्सेबल हो गई। अब इन्होंने अप्रोच ना बदल दी है, इसको हम बोलते हैं अप्रोच को इन्होंने चेंज कर दिया। पहले इन्होंने मेंशन किया हुआ था कि ये चीजें जो है वो टैक्सेबल होंगी आपकी। अब पढ़ोगे तो इस तरीके से निकलेगा कि सारी सर्विसेज टैक्सेबल है, उसमें से कुछ हम एग्जम्पशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि सारी ऑल द सर्विस ऑफ पोस्ट आर नॉट टैक्सेबल एक्सेप्ट। अब ये कौन कौन सी सर्विस है जिसपे जीएसटी नहीं लगेगा। अब ये पूरा चीज चेंज होगी। देखिए ये होता था हमारा पहले, ये हमारा पहले होता था, इसको आप अर्लियर लिख सकते हो। अर्लियर इस तरीके से होता था। अमेंडेड जो 18 जून से वो ये हो चुका है कि सारी सर्विसेज अब टैक्सेबल हो चुकी है एक्सेप्ट फ्यू। अब एक्सेप्ट के अंदर क्या क्या है, पोस्ट कार्ड की सर्विस, इनलैंड लेटर की सर्विस, बुक पोस्ट की सर्विस एंड ऑर्डिनरी पोस्ट एनवलप वेटिंग लेस देन 10 ग्राम जहां पर है, ये खाली एग्जम्पशन के अंदर डाला है। इसके अलावा कोई भी सर्विस है वो आपकी टैक्सेबल सर्विस कहलाएगी, पोस्टल की सर्विस टैक्सेबल कहलाएगी। और एक पॉइंट और ऐड किया गया है आरसीएम वाली नोटिफिकेशन के अंदर कि अब वहां पर आरसीएम की कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। नॉर्मल चार्ज के अंदर, फॉरवर्ड चार्ज के अंदर जो इंडियन पोस्ट है उसको अपनी जीएसटी का काम खुद करना पड़ेगा। रिसिपेंट की लायबिलिटी वहां से हटा दी गई है। जो इंडियन पोस्ट है उसको उसकी लायबिलिटी पे करनी होगी फॉरवर्ड चार्ज के अंदर। ऑल्सो ऑल टैक्सेबल सर्विस shall be charged under forward charge mechanism as per notification number 4/2022। आइए नेक्स्ट, नोटिफिकेशन नंबर 4 नहीं होगा, आरसीएम की नोटिफिकेशन हमारी शायद इससे नेक्स्ट है। आरसीएम वाली नोटिफिकेशन कौन सी है, ये रही नोटिफिकेशन नंबर 5/2022 है। तो इसको आप ठीक कर लेते हैं, नोटिफिकेशन नंबर
5/2022 होगी हमारी। परफेक्ट। नेक्स्ट आइए जी, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, इसके अंदर भी एक चेंज हुआ है। ये भी एक एग्जाम सर्विस हुआ करती थी, एग्जाम्पशन के अंदर आपकी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग आती थी। इसके अंदर भी काफी ज्यादा चेंजेस हुए हैं। ध्यान से समझते हैं क्या क्या चेंजेस यहां पर हुए हैं। ये सारे चेंजेस ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। नोट्स भी डाउनलोड कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वरना फिर मुझको ही कॉल करके परेशान करते हो आप लोग। रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंट। यहां पर एक ये ऐड किया गया है, इसको पढ़ो ध्यान से। एक्सेप्ट वेयर द रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको अपना एग्जांपल दे देता हूं। भाई हमारा ऑफिस हुआ करता था एक, अब वो ऑफिस कमर्शियल एरिया में तो था नहीं, वो ऑफिस रेजिडेंशियल एरिया में हमारा जो है घर था। हमने एक पूरा का पूरा फ्लोर रेंट के ऊपर लिया हुआ था और उसका हम रेंट पे करते थे महीने का 20 या 25 हज़ार, जो भी रेंट जाता था वो जाता था। अब क्योंकि आरसीएम के अंदर तो कोई ऐसा पॉइंट था नहीं कि भाई जो रिसिपेंट है रेंट के केस में, रिसिपेंट को वहां पर जीएसटी देना है। वैसे तो मेरी बिजनेस के लिए मैं सप्लाई ले रहा हूं वो, और जो जिसका घर था वो रेजिडेंशियल पर्सन है भाई, उसका वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है। तो वो जब अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो जीएसटी की कोई बात आती नहीं थी, क्योंकि उसकी तो 20 लाख से सर्विस जो है वो बिलो रहती। रेजिडेंशियल पर्सन है, जॉब करता है या पर्सन, या फिर जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है। सिंपल सी ये बात समझो, जीएसटी में वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो वहां पे जीएसटी की इंप्लीकेशंस आती नहीं थी। इवन दो मैं उस फ्लोर का यूज कर रहा हूं, किस लिए, अपने बिजनेस के लिए, बट वहां पे जीएसटी की इंप्लीकेशंस आई नहीं रही। उसी को चेंज करने के लिए यहां पर गवर्नमेंट ने एक नया पॉइंट डाला एग्जम्पशन के अंदर, और यहां से एक्सक्लूड कर दिया, एक्सेप्ट वेयर द रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, जहां पर रजिस्टर्ड पर्सन को वो रेंट की गई है। और इसी की कॉरेस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट जो है वो यहां पर डाल दी। अब यहां पर ठीक है, आपने यहां से हटा दिया, लेकिन हटाने से आपका काम थोड़ी चलेगा। एग्जम्पशन से आपने ये चीज हटा दी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉर्मल चार्ज में तो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है रेंटिंग की, वो तो एक रेजिडेंशियल पर्सन है भाई, कोई सीनियर सिटीजन है या फिर वो सैलरी वाला पर्सन है, तो वो तो बिजनेस में रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो उससे आप जीएसटी कैसे ले लोगे। तो यहां पर डाल दिया रिवर्स चार्ज के अंदर एक और पॉइंट कि जो रिसिपेंट है उसको वहां पर जीएसटी देना है, रिसिपेंट की लायबिलिटी यहां पर बना दी। समझ रहे हो, गवर्नमेंट जो है वो पूरा का पूरा टैक्स के ऊपर, भाई इलेक्शंस भी तो आ रहे हैं ना। कॉरेस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट ऑल्सो मेड इन प्रोविजंस ऑफ आरसीएम वेयर रिसिपेंट, यानी जो रजिस्टर्ड पर्सन, ये रजिस्टर्ड पर्सन जो है ऑफ सर्विस ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग शैल बी लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम। एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते हैं। ऐसा भी नहीं है कि सारे हर केस में मेरे को देना पड़ेगा। देखो मैं अपनी बात करता हूँ, मिस्टर विवेक जो है, मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, हमारी रजिस्टर्ड फर्म है जीएसटी में, मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूँ। परफेक्ट सर। एक लैंडलॉर्ड थे, उनका रेजिडेंशियल हाउस था, 2 फ्लोर थे उनके, 2 फ्लोर, दोनों फ्लोर मैंने रेंट पे ले लिए। एक फ्लोर मैं अपने रहने के लिए यूज करता हूँ, मेरी फैमिली रहती है और फैमिली के लिए यूज किया जाता है, रहने के लिए यूज किया जाता है। जो एक फ्लोर है वहां पर हमारा स्टूडियो बना हुआ है, वहां पे हमारा ऑफिस का स्टाफ बैठता है। एक हमारा ऑफिस के लिए यूज हो रहा है, एक हमारा घर के लिए यूज हो रहा है। अब अगर आप इन वर्डिंग्स को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे कि एक्सेप्ट वेयर द रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो दिमाग में आपके ये आ सकता है कि दोनों केस में सर जीएसटी लगा दो, यानी दोनों फ्लोर का किराया जो है, दोनों फ्लोर के ऊपर आरसीएम में मेरी लायबिलिटी आ जाएगी। लेकिन आंसर है नो। सर नो कैसे, ध्यान से पढ़ो, अभी एग्जाम्पल समझो ध्यान से। मिस्टर लैंडलॉर्ड जिनका रेजिडेंशियल हाउस है, उन्होंने मिस्टर विवेक को दिया। अब मिस्टर विवेक ने एक हाउस लिया, या इसको आप एक फ्लोर समझ सकते हो या एक हाउस समझ सकते हो, फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। दूसरा फ्लोर या दूसरा हाउस लिया मिस्टर विवेक ने अपने ऑफिस पर्पस के लिए। बोलिए पॉइंट क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है, मैं कोई आपको डमी एग्जांपल थोड़ी बता रहा हूं। तो इसका रेंट है 20,000 रुपये, जो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए जहां पे मेरा घर है, और जहां पे मैं ऑफिस का यूज करता हूं वहां उसका रेंट मैं 30,000 रुपये पर मंथ देता हूं। ठीक है, परफेक्ट। अब जो है इन वर्डिंग्स को ध्यान से पढ़ो और मुझे बताओ कि मिस्टर विवेक जो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं उस घर को, मैं जो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए जहां पे मैं रह रहा हूं, क्या वहां पर वो सप्लाई बनेगा? सप्लाई पहले तो आप आरसीएम जीएसटी लगाने से पहले मुझे एक चीज बताओ, सेक्शन 7 क्या बोलता है? सेक्शन 7 के अंदर क्या एक सप्लाई होगी? क्या ये कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस पढ़ा है सेक्शन 7 के अंदर? सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के अंदर कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की बात होती है। तो मैंने एक घर लिया जहां पे मैं रेजिडेंशियल पर्पस के लिए लिया, वहां पे मैं रह रहा हूं अपनी फैमिली के साथ में, क्या वहां पर कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की कोई बात आएगी? यस और नो? आंसर इज नो सर, वो तो कोई बात ही नहीं आएगी, तो सप्लाई ही नहीं है। जब सप्लाई नहीं है तो फिर एग्जम्पशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, जीएसटी आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आरसीएम वाला पॉइंट चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आपको आंसर मिल गया, जब सप्लाई नहीं है तो यहां पे कोई जीएसटी की बात नहीं आएगी। बोलिए यस और नो? सर लेकिन ऊपर तो लिखा हुआ है रजिस्टर्ड पर्सन। भाई रजिस्टर्ड पर्सन लिखा हुआ है वो कौन से प्रोविजंस में? एक्सेप्शन में लिखा हुआ है ना, जो एक्सेप्शन की नोटिफिकेशन आई थी वहां पे लिखा हुआ है ना, वो तो एक नोटिफिकेशन है।
भाई मैं तो आपको सेक्शन बता रहा हूँ, सेक्शन 7 से जब कोई चीज़ बाहर हो गई, सेक्शन 7 से सप्लाईज नहीं है वो कोई चीज़, तो वहाँ पे जीएसटी लगाने की और एक्सेप्शन चेक करने की तो बात ही नहीं आती ना। समझ रहे हो पॉइंट? प्रैक्टिकल एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको। दूसरा एग्जांपल, 30,000 रुपये मैंने अपने ऑफिस के लिए लिया, फिनटेक्स प्रो के लिए लिया। भाई फिनटेक्स प्रो की टीम वहाँ पर बैठती है, हमारा ऑफिस का काम होता है, वहाँ पर 30,000 रुपये का रेंट हम पे कर रहे हैं। इसको टारगेट करना था गवर्नमेंट को, ये वाली जो ट्रांजैक्शन है ना, इस ट्रांजैक्शन को टारगेट करना था, क्योंकि अभी तक इस ट्रांजैक्शन के ऊपर भी कोई जीएसटी नहीं लगता था। सर क्या बात कर रहे हो? आप देखो, ये एक यूआरडी पर्सन है, अनरजिस्टर्ड डीलर है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूं, मैंने इससे रेंट लिया, रेंट नहीं लिया, हाँ मैंने इससे एक फ्लोर लिया या एक हाउस लिया और मैंने इसको 30,000 रुपये का रेंट पे किया। 18 जुलाई से पहले की बात कर रहा हूं मैं अब। 18 जुलाई से पहले क्या मेरी कोई ऑब्लिगेशन थी आरसीएम के अंदर? सर आरसीएम में तो ऐसा कोई पॉइंट हमने पढ़ा ही नहीं कि रेजिडेंशियल ड्वेलिंग में आरसीएम लगता है, ऐसा तो कोई पॉइंट ही नहीं था। तो मेरी तो कोई ऑब्लिगेशन आरसीएम के अंदर है नहीं। ये पर्सन यूआरडी पर्सन है, तो यूआरडी अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो क्या ही जीएसटी देगा? तो यहां पर जीएसटी लगेगा ही नहीं। लेकिन 18 जुलाई के बाद में इस ट्रांजेक्शन के ऊपर बहुत बड़ा चेंज आने वाला है भाई। क्या चेंज आने वाला है? देखिए, ये तो भले एक यूआरडी पर्सन है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप ट्रांजैक्शन देखो भाई, मैंने ऑफिस पर्पस के लिए लिया, तो क्या मिस्टर विवेक आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो? एक्सेप्शन से पहले तो मेरे को बाहर कर दिया गया। एक्सेप्शन में क्या लिखा हुआ था? पढ़ो एक्सेप्शन, सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज अ रेजिडेंस। अब यूज एज रेजिडेंस यहां पे लिखा एक्सेप्ट वेयर द रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। क्या रजिस्टर्ड पर्सन को यहां पर रेंट की गई है? तो हाँ भाई मिस्टर विवेक, आपका जो ऑफिस है किसी एक रजिस्टर्ड पर, आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो और आपको ये चीज रेंट की गई है। यानी एक्सेप्शन से तो मैं बाहर हो गया, ठीक है, एक्सेप्शन से बाहर हो गया। क्या ये सप्लाई है? सप्लाई है। सप्लाई के बाद में क्या यहां पर जीएसटी लगेगा? यस, जीएसटी लगेगा। जीएसटी क्योंकि यहां से हटा दिया गया ना, एक्सेप्शन से हटा दिया गया, तो आपके ऊपर अब जीएसटी भी लगेगा। लेकिन जीएसटी लगेगा तो जीएसटी ये मिस्टर लैंडलॉर्ड थोड़ी पे करेंगे। गवर्नमेंट बहुत तेज है भाई, गवर्नमेंट को पता है इंडिया में लैंडलॉर्ड वाला जो सिस्टम चलता है वो लोग अपनी बिजनेस के अंदर दिखाते ही नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर दिखाएंगे या उसको कुछ और दिखा देंगे, अपना बिजनेस वो उसको मानते ही नहीं है। तो वहां पर रजिस्ट्रेशन वो जीएसटी के अंदर लेते ही नहीं है। तो जब लैंडलॉर्ड जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले नहीं रहा, तो लैंडलॉर्ड की लायबिलिटी बना करके तो कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आरसीएम के प्रोविजन में एक चेंज किया गया और यहां पर मिस्टर विवेक की लायबिलिटी बना दी गई कि भाई मिस्टर विवेक आप पे करोगे आरसीएम के अंदर, आपकी लायबिलिटी है आरसीएम के अंदर जीएसटी पे करने की। मिस्टर विवेक की जो रेसिपेंट है, रेसिपेंट की लायबिलिटी यहां पर बना दी गई जीएसटी पे करने के लिए। ठीक है, आपको ये वाले दोनों ये एग्जांपल जो मैंने समझाया ये क्लियर हो गया होगा। तो जीएसटी ऑन रेजिडेंशियल हाउस के, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग जो होती है उसके ऊपर किस तरीके से लगेगा वो पॉइंट भी हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया है। और एक्सेप्शन वाले पॉइंट को आप एक बार ध्यान से दोबारा से पढ़ोगे ना तो आपको मिल जाएगा कि सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर द यूज ऑफ रेजिडेंस, फॉर द यूज ऑफ रेजिडेंस, तो अभी भी एग्जाम्पशन में कवर हो ही रहा है। तो मेरा ऊपर वाला एग्जांपल अगर आप देखोगे तो वो एग्जाम्पशन के अंदर भी कवर हो ही जाता है, क्योंकि यूज ऑफ रेजिडेंस के लिए मैं उसका यूज कर रहा हूं टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, बिजनेस के लिए यूज किया। रजिस्टर्ड पर्सन को जब वो ले रहा है तो अपने बिजनेस पर्पस के लिए ले रहा होगा। तो ये वाला जो मेरा पॉइंट है इसके ऊपर टैक्सेबिलिटी की बात की जा रही है, समझ रहे हो आप? इसीलिए मैंने दो एग्जांपल लिए। टैक्सेबिलिटी की जो बात की जा रही है, जो जीएसटी लगेगा वो इस वाली ट्रांजेक्शन पे लगेगा जहां पे मैं ऑफिस यूज के लिए उसको ले रहा हूं। चलिए जी, परफेक्ट, ये एग्जांपल हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट, इस नोटिफिकेशन के अंदर हमको बताया गया है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विद और विदाउट अकम्प्लाइंग बिलोंगिंग्स एयर इन इकोनॉमिक क्लास। तो देखिए, ये मैं आपको समझा देता हूँ क्या पॉइंट है। इस पॉइंट के अंदर बेसिकली जो हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट और वेस्ट बंगाल का जो है ये वाला जो स्टेट है, इसके अंदर अगर कोई फ्लाइट जा रही है तो उस फ्लाइट वो जो जा रही है या वहाँ से आ रही है तो उन फ्लाइट के ऊपर जीएसटी नहीं लगा करता था। तो वहाँ पर अब जो है इकोनॉमी क्लास कर दिया गया है, खाली इकोनॉमी क्लास, यानी बिजनेस क्लास से अगर आप वहाँ जा रहे हो या वहाँ से आ रहे हो तो आपके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। इकोनॉमिक क्लास में आपके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। ये भी एग्जम्पशन के अंदर चेंज किया गया। फिर हमारा था सर्विस रेल ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल वेसल फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर प्लेस ऑफ द फॉलोइंग गुड्स। यहाँ पर रेलवे इक्विपमेंट और मटेरियल जो होते थे वो जब रेलवे एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था तो उसको भी एग्जम्पशन में डाला हुआ था, तो इसको ओमिट कर दिया गया है। तो ये जो है अब से जिसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। नेक्स्ट है सर्विस प्रोवाइडेड बाय जीटीए, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जो दो एग्जम्पशन लिमिट यहाँ पर हटाई थी कि सिंगल कैरियर जो है वो डज नॉट एक्सीड 1,500 रुपी, और जो सिंगल कंसाइनी का जो अमाउंट है वो कितना एक्सीड नहीं होना चाहिए, 750 से एक्सीड। ये 750 जो लिमिट थी ये 1500 की लिमिट थी। ये दोनों ही लिमिट यहाँ से ऑमिट कर दी गई हैं एग्जम्पशन के अंदर। नेक्स्ट है हमारा एग्जम्पशन ऑफ
स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ कमोडिटीज विच अट्रैक्ट टैक्स, नट्स, स्पाइसेस, कोपरा, जैगरी, कॉटन एक्सेट्रा हैज़ बीन विदड्रॉन। यानी वो क्या होता था ना, स्टोरेज ऑफ वेयर हाउस की कमोडिटी जो होती है वो एग्जम्प्ट होती थी अगर फूड ग्रेन्स आप कर रहे हो। अब क्या किया इन्होंने कि जो कमोडिटीज के ऊपर टैक्स लगता है, जिस कमोडिटी के ऊपर टैक्स लगता है उसकी स्टोरेज के ऊपर भी अब टैक्स लगाया जाएगा। जैसे कि नट्स, स्पाइसेस, कोपरा, जैगरी, कॉटन एक्सेट्रा हो गया, इसके स्टोरेज अगर आप करते हैं, इसका वेयर हाउस करते हैं, तो इसके ऊपर आपको अब जीएसटी देना पड़ेगा। अभी तक वो चीज़ एग्जम्पशन में कवर होती थी। नेक्स्ट है एग्जम्पशन ऑफ फ्यूमिगेशन इन वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैज़ बीन विदड्रॉन। जो फ्यूमिगेशन किया जाता था वेयर हाउस के अंदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, उसको भी यहाँ से विदड्रॉ कर लिया गया है। सो वेयर हाउस की सर्विसेज जो हैं थोड़ी सी महंगी अब होने वाली हैं। उसके बाद आरबीआई, इरदा से भी फसाई की जो सर्विस है वो भी विड्रॉन कर ली गई हैं, उस पर भी अब एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, वहाँ पे भी जीएसटी लगेगा हमारा। एग्जम्पशन ऑफ सर्विसेज बाय जीएसटी की सर्विसेज भी यहाँ से विड्रॉन कर ली गई हैं। एग्जम्पशन ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कोर ब्लड बैंक, ये भी विड्रॉन कर लिया गया है। हॉस्पिटल का रूम रेंट ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, 5000 वाली लिमिट ऊपर मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया था, हॉस्पिटल का रूम रेंट जो था वो। एग्जम्पशन ऑफ सर्विस बाय ऑपरेटर ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट जो है ये भी विड्रॉल कर ली गई है। सर्विस बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी रिलेटेड टू आर्ट्स कल्चर बाय एन इंडिविजुअल, बाय एन, इसको चेंज कर दिया गया है। पहले ये बाय एन इंडिविजुअल नहीं होता था। तो सर इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? पहले क्या होता था कि मान लीजिए मैंने एक कंपनी बना रखी है, प्राइवेट लिमिटेड है या फर्म है या एओपी है, बीओआई है, उसके थ्रू मैं क्या करता था, एक वो बना करके और मैं सर्विसेज दिया करता था। ये वाली सर्विसेज कौन सी? आर्ट और कल्चर में मैं सिखाता था। तो अगर आपने कोई कंपनी बना रखी है, कोई एलएलपी है, कोई ऑर्गेनाइज फॉर्म है, तो उस केस में आपको एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप एज अ इंडिविजुअल वो सर्विसेज दे रहे हैं आर्ट एंड कल्चर की, तब जो है आपके लिए एग्जम्पशन आपको मिल जाएगी। और एक स्पोर्ट्स की एक्टिविटी अगर कोई 12AA या 12AB ऑफ इनकम टैक्स वाला जो ट्रस्ट है वो दे रहा है, तो उस केस में भी यहाँ पर आपको एग्जम्पशन का बेनिफिट मिल जाएगा। तो ट्रेनिंग और कोचिंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू आर्ट, कल्चर और स्पोर्ट्स यहाँ पे कवर होता था। तो आर्ट कल्चर जो है वहाँ पर इंडिविजुअल के थ्रू दिया जा रहा है, तभी वो एग्जम्प्ट है। और स्पोर्ट्स जो है वो किसके थ्रू दिया जा रहा है? 12AA और 12AB वाली जो ट्रस्ट होती हैं उनके थ्रू दिया जा रहा है, तभी एग्जम्पशन में आप कवर होंगे। नेक्स्ट आता है हमारा टूर ऑपरेटर की सर्विसेज, जो कि पार्टली इन इंडिया और पार्टली आउटसाइड इंडिया। यहाँ पर फॉरेन टूरिस्ट को जो दी जा रही है, इंडियन टूरिस्ट के लिए नहीं है, जो फॉरेन टूरिस्ट होते हैं उन्हीं के लिए खाली यहाँ पर बात की जा रही है। ये भी यहाँ पर भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं, इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाने वाला हूँ। पहले एक बार समझते हैं यहाँ पर पॉइंट क्या है। देखिए, टूर ऑपरेटर की सर्विसेज विच इज पार्टली परफॉर्म इन इंडिया एंड पार्टली आउटसाइड इंडिया सप्लाई बाय टूर ऑपरेटर टू अ फॉरेन टूरिस्ट की बात की जा रही है, यानी सर्विस इंडियन टूरिस्ट को नहीं। यार एक टूरिस्ट एजेंसी है, वो क्या करती है, 7 दिन का उसने पैकेज बनाया, 4 दिन इंडिया, 4 दिन श्रीलंका, 4 दिन नेपाल और 4 दिन, ये तो ज़्यादा दिन हो गए खैर मतलब पूरे अपना एशिया के सारे उसने कंट्रीज़ को कवर किया और वहाँ पर पूरा टूर ऑपरेट कराएगा। लेकिन इंडिया के टूरिस्ट के लिए यहाँ पर नहीं है। अगर इंडिया के टूरिस्ट को दिया तो पूरा का पूरा टैक्सेबल है, लेकिन अगर फॉरेन टूरिस्ट को दिया है तब वहाँ पे एग्जम्पशन की बात की जा रही है। एग्जम्पशन के अंदर एक नया पॉइंट डाला है, तो इसको ध्यान से समझिएगा, स्पेशली अगर आपको कोई क्लाइंट टूर ऑपरेटर है तो। टू द एक्सटेंड ऑफ द वैल्यू ऑफ द टूर ऑपरेटर सर्विस विच इज परफॉर्म आउटसाइड इंडिया, जितनी सर्विस आपने आउटसाइड इंडिया परफॉर्म की वो एग्जाम की जाएगी। सर ये कैसे डिटरमिन किया जाएगा कि आउटसाइड इंडिया कितनी सर्विस है, इनसाइड इंडिया कितनी सर्विस है? उसके लिए यहाँ पर हमको एक फॉर्मूला बताया हुआ है, इस फॉर्मूले को ध्यान से समझिए। प्रोवाइडेड दैट value of the tour operator service performed outside India shall be such portion of the total consideration charged for the entire tour which is equal to proportion of the number of the days to which the tour is performed outside India to the total number of days comprising tour और 50% of the total consideration charge। सॉरी क्या बोला हुआ है, whichever is less, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी। अभी आपको एग्जांपल समझाऊंगा मैं, वहां से आपको समझ। बेसिकली मैं बता देता हूँ, 2 कंडीशन आपको चेक करनी है, दोनों में से जो लोअर होगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। 2 चीजें आपको निकालनी है, 2 यहां पर वैल्यू निकल के आएंगी, उसमें से जो भी लोअर होगी वो आपकी हो जाएगी। पहली वैल्यू निकल के आएगी वो 50%, पहली वैल्यू तो बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ भी गई होगी शायद। 50% ऑफ टोटल कंसिडरेशन, 1 लाख रुपए मैंने चार्ज किए पूरे टूर के, तो पूरे टूर में से आपको 50% कितना है, 50,000 रुपीज। पहली वैल्यू निकल के आएगी 50,000 रुपीज। दूसरी वैल्यू निकल के आएगी नंबर ऑफ डेज की, भाई 3 दिन इंडिया में है, 2 दिन श्रीलंका में है, 1 दिन पाकिस्तान में है, टोटल 6 डेज हो गए। वहां पे आपको प्रोपोर्शन निकालना है, आउटसाइड इंडिया का प्रोपोर्शन कितना आ रहा है, और वो निकाल के जो वैल्यू आएगी वो और 50,000 विच एवर इज लोअर वो हमारी एग्जाम्प्ट हो जाएगी, जो बैलेंस होगा वो हमारा टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, और इस कैलकुलेशन में इसको भी समझ लिए, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन मेकिंग द अबव कैलकुलेशन एनी ड्यूरेशन ऑफ टाइम इक्वल टू और एक्सीडिंग 12 आवर्स शैल बी कंसिडर्ड एज अ फुल डे एंड एनी ड्यूरेशन और टाइम लेस देन 12 आवर्स शैल बी टेकन एज अ हाफ डे।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आने जो रास्ते में जो है आधा दिन और आधे दिन का पॉइंट आ जाता है, तो आपको वहाँ पर आवर्स चेक करने हैं। 12 आवर्स से ज़्यादा अगर बनते हैं तो वो 1 डे काउंट करना है, 12 आवर्स से कम अगर बनता है तो उसको 0 डेज काउंट करना है, हाफ डे, सॉरी 12 आवर्स से कम है तो वो हाफ डे आपका काउंट किया जाएगा। फॉरेन टूरिस्ट का मतलब क्या है? मीन्स अ पर्सन नॉट नॉर्मली रेजिडेंट इन इंडिया हु एंटर्स इंडिया फॉर अ स्टे फॉर नॉट मोर देन 6 मंथ फॉर लेजिटिमेट नॉन इमिग्रेशन पर्पस के लिए इंडिया में 6 मंथ से ज़्यादा नहीं रहेगा वो, यानी फॉरेन टूरिस्ट की यहाँ पर बात की जा रही है। इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझिए। देखिए, एक फॉरेन टूरिस्ट है जिसने इंडियन टूर ऑपरेटर से सर्विस लिए, कंसिडरेशन दिया 1 लाख रुपए का। कहाँ कहाँ घुमाएगा 1 लाख रुपए में? 5 डेज इंडिया में घुमाएगा, 2 डेज श्रीलंका में घुमाएगा, 2 डेज नेपाल में घुमाएगा। टोटल 9 डेज का जो है ये टूर यहाँ पर प्रोग्राम किया गया है। नाउ 1 लाख में से अब कैसे निकालोगे आपकी कितनी सर्विस आपकी एग्जम्प्ट है, कितनी सर्विस आपकी टैक्सेबल है? तो आपको निकालना पड़ेगा एग्जम्पशन के लिए 2 लिमिट मैंने बताई थी। 50% ऑफ कंसिडरेशन, यानी पहली लिमिट तो आपकी बहुत इजीली आ गई 50,000 रुपये। दूसरी लिमिट आएगी, आपको प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा आउटसाइड इंडिया का। तो आउटसाइड इंडिया कितने दिन रहेंगे? 2 दिन ये और 2 दिन ये, टोटल 4 डेज आउटसाइड इंडिया रहेंगे। और टोटल डेज कितने हैं? 9 डेज। तो 5/9 और 1 लाख से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 नहीं 4/9, 4/9 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख आप करोगे 44,444। दोनों में से जो भी लोअर है, जो भी लेस है, तो 44,444। 1 लाख में से ये माइनस करोगे, टैक्सेबल सर्विस आ जाएगी 55,556 और एग्जम्प्ट अमाउंट आ जाएगी 44,444। परफेक्ट। इस तरीके से आपको इसकी कैलकुलेशन जो है वो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट नोटिफिकेशन आ जाइए जी, नोटिफिकेशन नंबर 5/2022 CGST रेट्स। इसने जो है अमेंड किया है किसको? नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 को, जो आरसीएम वाला पॉइंट होता है, आरसीएम वाले पॉइंट को। आरसीएम वाले पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर समझा दिए, जहाँ जहाँ वो एप्लीकेबल थे। जीएसटी के अंदर मैंने समझा दिया, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के अंदर मैंने समझा दिया। वही अमेंडमेंट आपकी यहाँ पर आई है। एक मैं आपको डिक्लेरेशन बताई थी, एक डिक्लेरेशन जो कि इनवॉइस के ऊपर देनी है जीटीओ को, अगर वो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर जाता है, वो डिक्लेरेशन मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई, इसको पढ़ लीजिएगा। वी हैव टेकन रजिस्ट्रेशन अंडर सीजीएसटी एक्ट 2017। 2 डिक्लेरेशन, 2 पॉइंट बताए थे मैंने डिक्लेरेशन के। पहला पॉइंट है जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, ये एंड का मतलब दूसरी डिक्लेरेशन यहां से स्टार्ट होगी। हैव एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे टैक्स ऑन सर्विस ऑफ जीटी इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स सप्लाई बाय अस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। जो भी ईयर है वो ईयर डालोगे आप 22 एंड 23 अंडर फॉरवर्ड चार्ज। परफेक्ट। इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन हर इनवॉइस के ऊपर देनी है। भाई ये डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन है। एक जीटी सर्विस प्रोवाइडर को अपने सभी इनवॉइसेस के ऊपर अगर वो फॉरवर्ड चार्ज में जाना चाहता है तो ये डिक्लेरेशन उसको देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, सर 16 तारीख तक मुझको जो है पोर्टल पे भी एक डिक्लेरेशन देनी है। वो अलग डिक्लेरेशन है जो आपको 16 अगस्त 2022 तक देनी है। दैट इज अ डिफरेंट डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन आपको इनवॉइस के ऊपर देनी है। सर एक बात बताओ, मान लीजिए मैं तो 15 तारीख को डिक्लेरेशन दूंगा, लेकिन क्या आज से ही मैं ऑप्ट करना चाहता हूं, क्योंकि ये नोटिफिकेशन तो 18 से इफेक्ट में आ गई ना, आज से ही मैं फॉरवर्ड चार्ज में जाना चाहता हूं, तो फिर क्या मैं जा सकता हूं? यस आप जा सकते हो, लेकिन एक चीज इंश्योर करना, आप इनवॉइस के ऊपर ये डिक्लेरेशन दे रहे हो, और दूसरा 16 से पहले आप पोर्टल के ऊपर भी ये ऑप्ट इन वाला जो डिक्लेरेशन है वो दे दो। ठीक है, ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और दूसरा था कि जो आरसीएम लगता था हमारा पोस्टल सर्विसेज के ऊपर, वो भी अब अंटिल नाउ सम सर्विस ऑफ पोस्ट सर्विस कवर अंडर आरसीएम। पोस्टल की जो कुछ सर्विसेज टैक्सेबल हुआ करती थी वो भी आरसीएम के अंदर वो डाल देते थे। तो अब आरसीएम में नहीं जाएगा, पोस्टल सर्विस जो सारी की सारी है वो एनसीएम नॉर्मल चार्ज के अंदर, फॉरवर्ड चार्ज के अंदर वो चार्ज की जाएंगी। और लास्ट है रेजिडेंशियल ड्वेलिंग वाला पॉइंट, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था। जो रिसिपेंट है, जो रजिस्टर्ड रिसिपेंट है, वो जो है यहाँ पर जीएसटी पे करेगा। परफेक्ट। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है 6-7, ये हमारी रेट्स की नोटिफिकेशन है। इसके अंदर बहुत सारे रेट्स चेंज हुए थे, तो ये मैं आपको वीडियो में समझाने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि इसकी मैं आपको एक सेपरेट लिस्ट दे दूंगा, कौन कौन सी गुड्स हैं, उसका प्रीवियस रेट क्या था, उसका एचएसएन कोड के साथ में दूंगा मैं। तो ये बनाने में मुझको थोड़ा सा और टाइम लगेगा, क्योंकि इसके अंदर रेट्स बहुत सारे चेंज हुए हैं। आपके फूड ग्रेन्स के रेट भी चेंज हुए हैं, और यहीं पर बात की गई है वो प्री पैक्ड कॉमोडिटी और लेबल की। वो मैं डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में, प्री पैक्ड कॉमोडिटी और लेबल। लेकिन जो एग्जैक्ट रेट्स हैं कि भाई किस पे कितना % चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ, उसके लिए मैं आपको लिस्ट दूंगा। लिस्ट कैसे मिलेगी आपको? लिस्ट मिलेगी आपको, गुड्स मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन मिलेगा, एचएसएन कोड दूंगा मैं आपको, ओल्ड रेट दूंगा और न्यू रेट दूंगा। इस तरीके से जो आपको मैं प्रॉपर लिस्ट आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, मैंने लिंक दिया हुआ है यहाँ पर। नोटिफिकेशन 6 और 7 रेट चेंज करती है, और प्री पैक्ड वाला पॉइंट भी इसके अंदर बताया हुआ है। प्री पैक्ड वाला जो पॉइंट है वो मैं डिस्कस करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्री पैक्ड एंड लेबलिंग कब बोला जाएगा किसी को। उसके बाद नोटिफिकेशन नंबर है 8/2022, इसने चेंज किया नोटिफिकेशन नंबर 3/2017 को।
तो पेट्रोलियम के जो ऑपरेशंस होते हैं, ध्यान रखना पेट्रोल के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, ये जो बात होती है पेट्रोलियम ऑपरेशंस जो होते हैं अंडरटेकन अंडर पेट्रोल एक्सप्लोरेशन लाइसेंस और माइनिंग लीज जो दी जाती है, ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं ना, पेट्रोल की बात नहीं की जा रही, उसकी जो लीज वगैरह होती हैं और पेट्रोलियम के जो अंडर स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसके ऊपर जीएसटी लगाने की बात की जा रही है। तो पहले यहाँ पर 2.5% था, यानी 2.5% टोटल रेट था, अब इसको कर दिया गया 6%। तो इस केस में टैक्स डबल से भी ज़्यादा कर दिया गया है। बहुत छोटी सी अमेंडमेंट थी, कोई आपको बताने नहीं वाला है, लेकिन स्पेशली जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाला है, और साथ ही में इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो आप समझदार हैं। तो 2.5% से सीधा 6% का CGST, ये CGST किया गया है। तो IGST टोटल टैक्स कितना हो गया, 12% जो है वो आपका यहाँ पर टोटल टैक्स हो गया। कितनी इंक्रीज हुआ, पहले हमारा यहाँ पर 2.5% CGST, 2.5% पहले 5% हुआ करता था, अब ये 12% हुआ करेगा, मतलब 100% से ज़्यादा का यहाँ पर इंक्रीमेंट कर दिया गया है। तो बहुत ज़्यादा ही बुरा हुआ भाई इनके साथ में। उसके बाद में, और यहाँ से मोटा अमाउंट आता है, आप समझ रहे हो, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं बहुत मोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, समझ जाओ भाई इलेक्शन आने वाले हैं। चलो खैर, हमको इलेक्शन से मतलब नहीं होता, हमको तो टैक्स एनालाइज करना है। एनालिसिस ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 9/2022 CGST रेट, इसके अंदर जो है वो क्या किया गया, नोटिफिकेशन नंबर 5/2017 को एग्जाम किया गया है। सप्लाई, इसके अंदर बताया क्या हुआ है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि सप्लाईज ऑफ गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच नो रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउ अंडर सेक्शन नंबर 54(3). सेक्शन 54(3) में जो इन्वर्टेड रेट सप्लाई होती है ना, उसका आपको रिफंड मिलता है। लेकिन कुछ नोटिफिकेशन नंबर 5/2017 में कुछ आइटम्स बताई हैं, उसके ऊपर अगर इन्वर्टेड रेट आपका आ भी रहा है तब भी आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा। उसी के अंदर कुछ और एडिशंस किए गए हैं, तो वो लिस्ट दी हुई है। पूरी लिस्ट वीडियो में डिस्कस करने का मतलब नहीं है, आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं क्या दे दूंगा, पूरी एक प्रॉपर लिस्ट दे दूंगा, तो वहां से आप चेक कर लीजिएगा कौन कौन सी आइटम्स हैं जहां पर इन्वर्टेड रेट सप्लाई में आपको अब रिफंड नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमारा नोटिफिकेशन नंबर है 10/2022। इसने जो है चेंज किया है नोटिफिकेशन नंबर 2/2022 को, विच रिड्यूस द जीएसटी रेट ऑन सर्टेन टाइप ऑफ ब्रिक्स जो होती हैं उनका जीएसटी रेट रिड्यूस किया गया था। नोटिफिकेशन नंबर 2/2022 अभी रिसेंट 31 मार्च को नोटिफिकेशन आई थी। इसके अंदर बोला हुआ था कि जो फ्लाई ऐश थे एग्रीगेट विद मोर देन 90% की बात की हुई थी, तो उसको जो है अब चेंज कर दिया गया है फ्लाई ऐशेस ब्रिक्स, फ्लाई ऐशेस एग्रीगेट्स या फिर फ्लाई ऐशेस ब्लॉक्स यहाँ पर कर दिया गया है। और जो रेट्स हैं वो 3% CGST, ये रेट जो है ये CGST वाले हैं कि ये डायरेक्टली मैंने कहाँ से ये उस वहाँ से उठाए हैं जो नोटिफिकेशन है। तो नोटिफिकेशन में तो जो रेट दिया होता है वो उसी एक्ट का दिया होता है, CGST एक्ट का दिया होता है। IGST लोगे तो आपको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, और 6% जो है वो यहाँ पर आपका टोटल टैक्स जो है वो बनेगा। खाली इसके अंदर चेंज आया इस वाले पॉइंट के अंदर नोटिफिकेशन 10 से। नोटिफिकेशन नंबर 11/2022 सम स्पेसिफिक सर्विसेज सप्लाई टू होटल और यूनिवर्सिटीज में क्या होता था, वहाँ पर अगर आप कोई साइंटिफिक इक्विपमेंट भेजोगे ना, तो एक नोटिफिकेशन थी 45/2022, वहाँ पर आपको 5% टोटल टैक्स 5% IGST लगता था आपका, यानी 2.5% CGST, 2.5% SGST अगर आप स्टेट वाइज देखेंगे। तो उस नोटिफिकेशन को यहाँ से जो है रिवोक कर दिया गया है। अब वहाँ पर कुछ आइटम्स तो पहले ही रिवोक कर दिए गए थे, अब जो है पूरी नोटिफिकेशन को ही रिवोक कर दिया गया है। तो अब जो वो साइंटिफिक आइटम है उसके ऊपर भी जो नॉर्मल टैक्स का रेट होता है उसी रेट से जो है अब चार्ज किया जाएगा। ये स्पेशल जो रेट था इसको यहाँ से हटा दिया गया है। अब आ जाइए जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, FAQ ऑन GST एप्लीकेबिलिटी ऑन प्री पैक्ड एंड लेबल्ड गुड्स। सर जी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आ रही है, क्योंकि अब हुआ क्या है ना, जो 2 नोटिफिकेशन मैंने आपको छुड़वाई हैं उसके अंदर हमको बताया गया है ये कि जो दही, कर्ड, लस्सी, छाछ अगर प्री पैक्ड है, लेबल्ड है तो टैक्स लगेगा। बहुत सारे फूड, ग्रेन्स, पल्सेस वो अगर आपकी प्री पैक्ड एंड लेबल्ड है तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा। और पहले होता क्या था ना, अगर आप 18 से पहले वाला अगर नोटिफिकेशन पढ़े तो वहां लिखा होता था ब्रांडेड और अनब्रांडेड के बेसिस पर डिफरेंशिएट किया जाता था। सर मतलब अगर आप कोई फूड आइटम बेच रहे हो, आटा, दाल, चावल, चीनी, वो अनब्रांडेड है या फिर आपने जो ब्रांड का राइट है वो फॉरगॉन कर दिया है, तो आपको उसके ऊपर GST देने की जरूरत नहीं होती थी। अभी तक ये कंसेप्ट चलता था। अब गवर्नमेंट ने इस कंसेप्ट के अंदर थोड़ा सा चेंज किया गया है, जहां जहां पर वो ब्रांड और अनब्रांड था अब इसको हटा दिया गया है। मैं आपको पूरा समझाता हूं कि ये हुआ क्या। जो ब्रांड और अनब्रांड वाला कंसेप्ट था ना, उस कंसेप्ट को गवर्नमेंट ने हटाया, गवर्नमेंट नया कंसेप्ट लेकर के आई। नया कंसेप्ट अब क्या आया है हमारा,
प्री पैक्ड एंड लेबल। अभी तक चलता था ब्रांडेड एंड अनब्रांडेड, अब चलेगा प्री पैक्ड एंड लेबल। क्या वो प्री पैक्ड एंड लेबल है या नहीं है? अगर वो आइटम, अगर वो फूड ग्रेन आटा, दाल, चावल, पल्स, स्पाइसेस, कर्ड, दही, लस्सी, छाछ, ये आपका प्री पैक्ड और लेबल्ड है तो जीएसटी लगेगा, नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा। इतना सिंपल है। लेकिन सर अब ये समझाओ कि प्री पैक्ड एंड लेबल गुड्स है क्या? इससे रिलेटेड एक नोटिफिकेशन आया है आपको, ये FAQs आए हैं। इसके साथ में आपको एक लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट होता है, वो भी समझना पड़ेगा, क्योंकि उसका भी रेफरेंस यहाँ से दिया हुआ है। सर एक 25 kg का जो वो आ रहा है कि 25 kg पे नहीं लगेगा। देखो होता क्या है ना, आप सारी चीज़ों को नहीं समझते। आप कभी कभी क्या करते हो ना कि जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, उस पर ज़्यादा बिलीव कर लेते हो, डिटेल में चीज़ समझते नहीं हो। 25 kg वाली जो बात दी हुई है, जो मेरे पास एक दो क्वेरीज आई थी 25 kg वाली, जीएसटी के अंदर जीएसटी की किसी भी नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं बोला हुआ कि 25 kg से कम है तो ऐसा है, 25 kg से ज़्यादा है तो ऐसा है। नो, नेवर। ये जो बात आप करते हो 25 kg की, ये लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट से उठ करके आती है। वही चीज़ हमको इस FAQ के अंदर समझाई हुई है। अगर आप जीएसटी पढ़ोगे तो जीएसटी में आपको सिर्फ इतना मिलेगा कि प्री लेबल्ड, प्री पैक्ड एंड लेबल गुड्स है, वहां जीएसटी लगेगा, और अगर नहीं है तो नहीं लगेगा। ठीक है, अब इस नोटिफिकेशन को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही बारीकी से समझिएगा। यहां पर हमको नोटिफिकेशन नहीं है, सॉरी, ये आपका FAQ दिया हुआ है और अभी कल ही रिलीज हुआ है, और आपको शायद ये कहीं मिलेगा भी नहीं। मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने इसको कल ही शेयर कर दिया था, बट आपको डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि सर प्री पैक्ड और प्री लेबल क्या है, प्री पैक्ड एंड लेबलिंग ये है क्या। So what change has been made with respect to package and label commodity with effect from 18 July 2022? Prior to 18 July 2022, GST apply on specific good when they are put up in a unit container and were bearing a registered brand. ये वही बात है, ये वही बात है जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की ना। 18 जुलाई से पहले क्या होता था? 18 जुलाई से पहले ब्रांड और अनब्रांड चलता था। आपको अगर चेक करना है कि मेरा आटा, दाल, चावल, स्पाइसेस, कर्ड, दही, लस्सी, दही लस्सी तो पहली बात एग्जाम्प्ट हुआ करती थी, वहाँ ब्रांड और अनब्रांड की बात ही नहीं होती थी। टैक्सेबल तो वो अब से होना स्टार्ट हुई है। सो अगर वो ब्रांडेड है तो भाई जीएसटी लगेगा, अनब्रांडेड है तो नहीं लगेगा। अब वहाँ पर ना एक दिक्कत आती थी, पहले आप समझो, ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी जो मैं अब समझाने वाला हूँ। सर ये ब्रांड और अनब्रांड में अब इतना मतलब गवर्नमेंट चेंज क्यों कर रही है? अच्छा तो कंसेप्ट था कि भाई जो मान लीजिए मेरा एक ब्रांड है, अगर मैं ब्रांड के नाम से कोई चीज़ बेच रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं ब्रांड का भी कुछ पैसा ले रहा हूँ, एक रॉयल्टी उसकी भी ले रहा हूँ गुड्स के साथ में, इसीलिए वहाँ पर जीएसटी लगाने की गवर्नमेंट बात करती है। वो बात समझ में आती है। सर इसको चेंज क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ना गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा वहाँ से अपना रेवेन्यू लूज कर रही थी। कैसे? समझो एक बात को, आपको समझना पड़ेगा ट्रेडमार्क एक्ट। सर ट्रेडमार्क एक्ट समझा रहे हो? ये अभी तो आप बोल रहे थे लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, अब आप समझाने लग गए ट्रेडमार्क एक्ट। ये समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा ना क्यों। ट्रेडमार्क एक्ट में जब आप जीएसटी रजिस्टर नहीं कराते, अब अपना ट्रेड नेम जो होता है, जिसको कभी कभी आप क्या बोल देते हो, ब्रांड नेम बोलते हो, उसको रजिस्टर करवाते हो। जब वो रजिस्टर हो जाता है तो आपको, आपके पास राइट आ जाता है कि आप अपने ब्रांड नेम के साथ में आर लिख सकते हो। तो सिंपल पॉइंट बताऊं, जहां पर आर लिखा हुआ था या फिर आपको आर मिल गया और आपने आर मिल गया और उसका राइट फॉरगोन कर दिया, तब जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने आर लिखा हुआ है अपने ब्रांड के अंदर, आर मतलब आप रजिस्टर्ड हो, आपका ब्रांड जो है वो रजिस्टर्ड है ट्रेडमार्क के अंदर, तो उस केस में आपको जो जीएसटी है वो देना पड़ेगा। लेकिन अब इसमें प्रैक्टिकल डिफिकल्टी क्या आती थी? ट्रेडमार्क एक्ट ना इतना ऐसा नहीं होता कि मैंने एप्लीकेशन फाइल करी जीएसटी की तरह और एक हफ्ते के अंदर मुझको जो है ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन मिल गया, ऐसा नहीं होता सर। ट्रेडमार्क एक्ट एक बहुत लेंदी प्रोसेस होता है ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाना। सर अगर आप जो है, मैं आज फाइल करूंगा ना तो मुझको एटलीस्ट 6 to 8 मंथ्स चाहिए होते हैं अगर मेरा सब कुछ स्मूथली। सर ट्रेडमार्क एक्ट पढ़ा रहे हो भाई, समझ लो, कंसेप्ट समझोगे तभी इजीली चीजें समझ में आएंगी कि ये किया क्यों गया, पहले उसको तो समझो। ट्रेडमार्क एक्ट 6 से 8 महीने लगते हैं अगर सब कुछ स्मूथली का मतलब कि भाई मैंने एप्लीकेशन फाइल करी, एग्जामिनेशन रिपोर्ट मेरी प्रॉपर आ गई, एग्जामिनेशन रिपोर्ट के बाद में एडवर्टाइज हो गई, एडवर्टाइजमेंट में किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया और उसके बाद में मेरी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई। तो इस पूरे प्रोसेस को जब मेरे ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा, किसी ने मेरे ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं किया, 6 से 8 महीने लगते हैं एक रजिस्टर्ड ब्रांड बनने में। लेकिन वहीं पे अगर कोई ऑब्जेक्शन आ गया, चाहे वो डिपार्टमेंट ने किया, चाहे पब्लिक में से, जनरल पब्लिक में से किसी ने किया, तो यही 6 से 8 महीने का प्रोसेस जो है वो 3 से 4 साल हो सकता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। 3 से 4, 2 से 4, 5, 6, 7 साल तक जा सकता है।
ये जो प्रोसेस है लिटिगेशन का। अब जब तक वो लिटिगेशन में है तब तक मैं आर तो यूज़ कर नहीं सकता, क्योंकि ट्रेडमार्क एक्ट का वायलेशन होता है। मैं आर तभी यूज़ कर सकता हूँ जब मेरे पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। मैं टीएम यूज़ कर सकता हूँ। टीएम एक रजिस्टर्ड नहीं बोला, टीएम अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि मेरा वो ब्रांड रजिस्टर्ड है। इस टीएम का मतलब ये होता है कि मेरा वो ब्रांड मैं क्लेम कर रहा हूँ। और इंडिया के अंदर आप ये मान के चलो 90% केसेस में ऑब्जेक्शन आती है। 90% केसेस में ये जो टाइम है ये इतना लंबा टाइम रहता है कि आर लोगों के पास नहीं होता। लोगों के पास क्या होता है, टीएम होता है। वो बहुत बड़े बड़े, मैं छोटे ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूं, अब बहुत बड़े बड़े ब्रांड भी आज की डेट में ऐसे हैं जो टीएम यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका या तो लिटिगेशन में केस चल रहा है या फिर कोई दिक्कत आ रही है। गवर्नमेंट ने कहा ये तो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो गई, क्योंकि रजिस्टर्ड ब्रांड तो लिमिटेड हो गए, तो यहां से तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस हो गया, क्योंकि जो टीएम पर्सन यूज कर रहा है वो रजिस्टर्ड नहीं है ब्रांड। ध्यान रखिएगा, जो पर्सन अगर टीएम यूज कर रहा है तो वो रजिस्टर्ड ब्रांड से नहीं बेच रहा है। तो मैं टीएम वर्ड यूज करके जो है अपनी गुड्स बेच रहा हूं और मेरे को वहां पे जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। उसी चीज को चेंज करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला इसका ऐसा सॉल्यूशन लाओ जिससे कि हम बहुत ज्यादा कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर को कवर कर सकें। ब्रांडेड और अनब्रांडेड में बहुत बड़ा कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर जो है वो छूट रहा है। गवर्नमेंट ने कहा कोई ऐसा स्ट्रक्चर लाओ, कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ जिससे ये ट्रेडमार्क, ये ब्रांड अनब्रांडिंग वाला कंसेप्ट हटाओ, एक नया कंसेप्ट लेकर के आओ। और उसके बाद में जरूरत पड़ी किस चीज की? प्री पैक्ड एंड लेबल की, जो कि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट से आया। समझे आप दोनों में फर्क क्या हुआ? प्री पैक्ड एंड लेबल का मतलब तो हर कोई लगाता है भाई। मैंने ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई भी नहीं किया तब भी मैं उसको पैक करूंगा, उस पर लेबलिंग तो करूंगा ही करूंगा। इसकी डिटेल्स तो मैं बताऊंगा भी, निटी-ग्रिटी इस डिटेल में समझेंगे। पहले एक ये तो समझो कि क्यों गवर्नमेंट ये लेकर के आई। ऑब्जेक्टिव समझ रहे हो? पहले जो टैक्स पेयर का जो बेस था वो बहुत कम था, क्योंकि रजिस्टर्ड टैक्स पेयर ट्रेडमार्क के अंदर बहुत कम है। लेकिन अब प्री पैक्ड एंड लेबल की वजह से वो जो बेस है टैक्स पेयर का वो बहुत बड़ा होने वाला है इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज गुड्स, जो कि पल्सेस, फ्लोर, कर्ल्स और बहुत सारी यहाँ पर आइटम्स जो है बताई हुई हैं। फूड ग्रेन से रिलेटेड वो सारी की सारी हमारी आइटम्स हैं। ठीक है, अब समझिए इस पॉइंट को कि 18 से पहले क्या होता था कि भाई बीयरिंग और रजिस्टर, इसीलिए यहां पे मैंने आपको यही पॉइंट समझाया, रजिस्टर्ड ब्रांड। अब आपको समझ में है क्यों गवर्नमेंट को लगा कि ये ब्रांडिंग वाला कंसेप्ट हटाओ, एक नया कंसेप्ट लेकर के आओ। क्योंकि ब्रांडिंग वाले कंसेप्ट पे एक रजिस्टर्ड ब्रांड लिखना बहुत आसान है, एक ब्रांड की रजिस्ट्री करवाना बहुत ही टिपिकल काम होता है। ये चीज़ आप तब समझ पाते हो जब आप काम करते हो। ट्रेडमार्क की हमारी प्रैक्टिस भी है सर, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ समझा पा रहा हूँ इतनी ईजिली। देखो अब आगे, name or where bearing brand name in respect of which an actionable claim or enforceable right is a court of law is available. With effect from the 18th July 2022, this provision undergoes a change and GST has been made applicable on supply of प्री-पैक्ड एंड लेबल्ड। अब ट्रेडमार्क का ब्रांड अनब्रांड का कंसेप्ट हट चुका है, अब कंसेप्ट लग चुका है प्री-पैक्ड एंड लेबल वाला। कमोडिटीज अट्रैक्टिंग द प्रोविजन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट एज डिटेल इन सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल, इफ लाइक पल्स, कर्ल्स लाइक राइस, व्हीट और फ्लोर, आटा जो होता है, earlier attract GST rate at 5% when branded and packed in unit container as mentioned above. With effect from 18/7/2022, these items would be attract GST when pre-packed and label. बहुत इजीली ये चीज़ बोल दी है, लेकिन इससे ना बहुत दायरा बढ़ गया टैक्स का। Additionally, certain other items like curd, lassi, puffed, etc. were pre-packed and label would attract GST at the rate 5% with effect from 18 July 2022. पहले ये exempt हुआ करते थे, ये जो कर्ड है, दही, लस्सी, पफ्ड राइस, पोहा जिसको पोहा ही बोला जाता है, पोहा लाई, हाँ यही पोहा लाई दोनों ही पफ्ड राइस में आते हैं, एक्सेट्रा व्हेन प्री पैक्ड एंड लेबल। वरना क्या बोला था मुझे बताना पफ्ड राइस को। Essentially, this is a change in modality of the imposition of GST on brand specific goods to pre-packed label specific goods. तो बेसिकली इन्होंने किया क्या है, मॉडल चेंज करा है। मैं आपको स्टार्टिंग में जो मैं आपको ट्रेडमार्क वाली जो मैंने कहानी बताई ना, वो क्यों बताई, क्योंकि इन्होंने मॉडल चेंज कर दिया। अब पहले ब्रांड एंड ब्रांड चलता था, अब चलेगा प्री-पैक्ड लेबल, येस और नो। ठीक है, अब ये कंसेप्ट चलेगा। सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। टैक्स प्रोफेशनल हो तो चीज़ों को डिटेल में समझना चाहते हो तो देखना पड़ेगा आपको, चाहे बोर हो या ना हो। मैं ट्राई करता हूँ बोर ना करूँ, बट फिर भी थ्योरी होती है सर, थोड़ा बहुत हो जाता है। बट समझो, व्हाट इज द स्कोप ऑफ प्री पैक्ड एंड लेबल फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी लेवी ऑन फूड आइटम लाइक पर्ल्स, कर्ल्स एंड फ्लोर्स। फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी
द एक्सप्रेशन प्रीपैक्ड एंड लेबल मीन्स द प्रीपैक कॉमोडिटी एज, इसको ध्यान से पढ़ना, एज डिफाइंड अंडर क्लॉज नंबर 1 ऑफ सेक्शन 1 नहीं होना चाहिए, क्लॉज नंबर L होना चाहिए, गलत लिखा हुआ है, क्लॉज 1 नहीं है सर, क्लॉज L ऑफ सेक्शन 2 of the Legal Metrology Act 2009, where the package in which the commodity is prepacked or a label securely affixed thereto is required to bear the declaration under the provision of Legal Metrology Act. सर ये Legal Metrology Act है क्या? Legal Metro, इससे पहले ना जो फूड आइटम होते हैं उसके वेट को स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमारा लॉ था, तो वो डिफरेंट था। 2009 में उसको चेंज करके क्या कर दिया गया, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट कर दिया गया, यानी जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेट होता है फूड का वो डिफाइन किया जाता है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंदर। क्लॉज नंबर 1, क्लॉज 1 नहीं है सर, क्लॉज L है, क्लॉज 1 इन्होंने दोनों जगह डाला हुआ है, क्लॉज L ऑफ सेक्शन नंबर 2 ऑफ द लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट रीड एज बिलो। हाँ ये L लिखा हुआ है ना, यहाँ ठीक लिखा हुआ है। प्रीपैक्ड कॉमोडिटी मीन्स अ कॉमोडिटी विच विदाउट द परचेज प्रेजेंटेड इज, मैं समझा देता हूँ, पहले फिर पढ़ाऊंगा। देखो प्रीपैक्ड कॉमोडिटी का मतलब क्या होता है? प्रीपैक्ड कॉमोडिटी का मतलब ये है कि आपने अपनी गुड्स को पहले से पैक करके रखा हुआ है, कस्टमर प्रेजेंट नहीं है, कस्टमर प्रेजेंट नहीं है, उसकी इन एब्सेंस ऑफ कस्टमर आपने अपनी गुड्स को, आइटम को पैक करके, प्री पैक करके रखा हुआ है, उसको बोला जाता है प्री पैक्ड कॉमोडिटी। अगर आप कोई गुड्स कस्टमर के सामने पैक करके दे रहे हो तो उसको प्री पैक कॉमोडिटी नहीं बोला जाएगा जी, ध्यान से समझो। अगर आप कोई भी गुड्स कस्टमर के सामने पैक करके दे रहे हो, ध्यान आया, जो छोटे किराना स्टोर्स होते हैं क्या करते हैं, बोरी लेकर के आते हैं, 50 किलो की बोरी लेकर के आए चावल की, आपने बोला सर मेरे को 2 किलो चावल दे दो, 2 किलो चावल आपने मांगे, आपके सामने वो क्या करेगा, 2 किलो चावल तौलेगा, तौल करके आपको देगा। बताओ ये जो राइस आपको दे रहा है वो जो रिटेलर है, क्या ये प्री पैक्ड कॉमोडिटी हुई? आंसर इज नो सर, नो, दिस इज नॉट अ प्री पैक्ड कॉमोडिटी। लेकिन वहीं पर एक छोटा सा मॉल होते हैं, छोटे छोटे मॉल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, 50 किलो की बोरी लेकर, वो 50 नहीं हो तो 500 किलो का सीधा मंगाते हैं, लेकिन बोरी जो आएगी वो 50 या 100 किलो की आती है। उसमें से फिर क्या करते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स बनाते हैं, 2-2 किलो के पैकेट्स बनाते हैं, उस पर एक स्टिकर लगाते हैं अपने उसका, विशाल मेगा मार्ट, बनिए की दुकान, या जो भी हाइपर मार्केट्स होते हैं, सुपर मार्केट्स होते हैं, उसका लेबल लगा के इतना वेट है, सो दैट वहाँ पे फिर जब बिलिंग काउंटर पे जाते हो बस उसको स्कैन करते हैं और ले जाओ। तौलते आपके सामने नहीं है, आपके सामने नहीं तौलते, बिलिंग कराओ, बिलिंग पे बस स्कैन करेंगे और ले जाओ। क्या वो आइटम प्री पैक्ड है? यस, उसको एक प्री पैक्ड कॉमोडिटी बोला जाएगा। समझ गए आप बात को? उसको एक प्री पैक्ड कॉमोडिटी बोला जाएगा। अब आप जाओ पुराने वाले कंसेप्ट पे जाओ, एक बार इसी चीज को देखो, जो हाइपर मार्केट्स में पैकेट रखे होते हैं, क्या उनके ऊपर कोई ब्रांड होता है? आंसर इज नो, बिना ब्रांड, बस लिखा होता है राइस 2 kg, कोई ब्रांड नहीं, राइस 2 kg प्राइस लिखा होता है, कोई ब्रांड नहीं है। तो पुराने सिस्टम में उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता था, क्योंकि वो ब्रांड के अंदर रजिस्टर्ड ब्रांड उस पर लगाते ही नहीं थे। लेकिन अब क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा? यस सर, अब उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। क्या गवर्नमेंट का बेस बढ़ा? बेस बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बेस बढ़ गया है, ठीक है। तो वही चीज़ समझाइए कि प्री पैक्ड कॉमोडिटी का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्री पैक्ड कॉमोडिटी? मीन्स अ कॉमोडिटी विच विदाउट द परचेजर बीइंग प्रेजेंट इज प्लेस्ड इन अ पैकेट और ऑफ whatever nature, whether sealed or not sealed, इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपने पैकेट खोल के रखे हुए हैं, जैसे ही आया पर्सन आपने उसको पैक करके दे दिया, लो, सील्ड और नॉट सील्ड से फर्क नहीं पड़ता। पैकेजिंग आपने पहले करी है, कस्टमर के सामने करी है, नहीं करी है, उससे फर्क पड़ता है, उससे फर्क पड़ता है। सो दैट द प्रोडक्ट कंटेन देयरिन हैज अ प्री डिटरमिन क्वांटिटी। प्री डिटरमिन क्वांटिटी आपने 2-2 किलो के पैकेट्स बना के रख दिए, 5-5 kgs के पैकेट बना करके रख दिए, वहां पर जीएसटी लगाने की बात की जा रही है। Thus, supply of such specific commodity having the following two attributes would attract GST। कौन से 2 एट्रीब्यूट है? पहला एट्रीब्यूट है कि वो प्री पैक्ड होना चाहिए, प्री पैक्ड होना चाहिए, एंड दूसरा एट्रीब्यूट क्या है? इट रिक्वायर टू बियर द डिक्लेरेशन अंडर द प्रोविजंस ऑफ द लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 and the rules made thereunder। However, if such commodities, ध्यान से पढ़ेगा अब इस पॉइंट को, if such commodities are supplied in a package that do not require declaration compliance under the legal metrology act and the rules made thereunder, the same would not be treated as
प्री पैक्ड एंड लेबल फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। सर ये क्या बोला हुआ, ये समझ नहीं आया पॉइंट। 2 पॉइंट है जी, 2 पॉइंट। पहला तो है वो प्री पैक्ड कॉमोडिटी होनी चाहिए, दूसरा उसके अंदर उसके ऊपर डिक्लेरेशन होना चाहिए। डिक्लेरेशन का मतलब क्या डिक्लेरेशन होगा, कुछ डिक्लेरेशन लिखी होगी? अरे डिक्लेरेशन लिखी नहीं होगी, उस पर वेट लिखा होगा, उस पर बहुत सारी चीज़ें लिखी होंगी, ठीक है। तो वो डिक्लेरेशन अगर लिखी हुई है और वो प्री पैक्ड है तब वो कवर, तब उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। तो सर क्या कोई ऐसा स्पेसिफिक चीज़ है जहां पर हमको जो है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में डिक्लेरेशन देने की जरूरत ना पड़े? प्री पैक्ड तो है लेकिन डिक्लेरेशन देने की जरूरत ना पड़े। हाँ, वहीं पर बात आती है जो आपने सुना होगा 25 kg 25 लीटर, सर हमने 25 लीटर का सुना है। तो वो बात लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट से निकल के आती है, ना कि जीएसटी एक्ट के अंदर। जीएसटी एक्ट में तो इतना बोला हुआ है कि वो प्री पैक्ड कॉमोडिटी होनी चाहिए और उस पर लेबलिंग होनी चाहिए और डिक्लेरेशन होनी चाहिए, किसके अकॉर्डिंग? लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन जब आप लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि सर डिक्लेरेशन की जरूरत आपको नहीं है अगर 25 kg या 25 लीटर से ज्यादा का वो आइटम है। अगर वो आइटम 25 kg या 25 लीटर से ज्यादा का है तो डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है। तो वो भी प्री पैक 100 किलो के आटे की बोरी आती है, नहीं आती है? बिल्कुल आती है। लेकिन उस 100 किलो के आटे के ऊपर क्या लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंदर मैंडेटरी है वहां पे कोई डिक्लेरेशन देना? आंसर इज नो। तो क्या वहां पे जीएसटी की बात आएगी? आंसर इज नो। लेकिन वहीं उस 100 किलो के पैकेट को आपने उसमें से निकाला आटा और पैक करके बना दिए 2-2 किलो के पैकेट, तो क्या 2-2 किलो वाले जो पैकेट है वहां पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट बोलता है कि डिक्लेरेशन देनी है? यस बोलता है। वहां पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट डिक्लेरेशन देने के लिए भी बोलता है, वो एक प्री पैक्ड आइटम भी है, तो वहां पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। सर टैक्स प्लानिंग बता दो, टैक्स प्लानिंग सुन लो, लेकिन वो थोड़ा सा आपके लिए सिरदर्दी वाली बात हो जाएगी। भाई कस्टमर के सामने पैक करके दे दो तो वो प्री पैक कमोडिटी नहीं बोली जाएगी। कस्टमर की प्रेजेंस में पैक कर दोगे, 100 किलो का बोरा लेकर के आओ, कस्टमर की प्रेजेंस में पैक कर दो तो उसको क्या नहीं बोला जाएगा? प्री पैक कमोडिटी नहीं बोला जाएगा, जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा हर सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है, तो अगर आप कर सकते हो थोड़ा बहुत कर लो, बाकी हर सिचुएशन में ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आप कस्टमर के सामने उसको पैक कर करके जो है दो। यहाँ से पढ़ो। In the context of food items such as pulse, curls like rice, wheat, flour, etc., the supply of specified pre-packed food article would fall within the preview of the definition of pre-packed commodity under the Legal Metrology Act 2009. Pre-packed commodity के अंदर आ जाएगा वो, and the rules made thereunder. If such pre-packed and label contain a quantity up to 25 kilo या फिर 25 liter in term of Rule 3A of the Legal Metrology Act, subject to other exclusion provided in the act and the rules made thereunder. लेकिन यहां पर एक एग्जम्पशन प्रोवाइड किया, अब इसको ध्यान से पढ़ो। अगर 25 kg से कम का है तभी वो प्री पैक्ड कॉमोडिटी की डेफिनेशन के अंदर कवर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों सर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है? अच्छा, एक फार्मर है, फार्मर जो है राइस बेचता है, फार्मर राइस बेचता है 100-100 किलो के पैकेट्स में जाकर के सीधा मंडी में बेच देता है, क्या वहाँ पर जीएसटी लगेगा? आंसर इज नो। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये 25 किलो वाली लिमिट आ जाएगी। सर ये 25 किलो वाली लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो, समझ लो, ध्यान से पढ़ो इसको। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फूड आइटम पल्स कर्ल्स लाइक व्हीट राइस फ्लोर, द सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड प्री पैक्ड फूड आर्टिकल वुड फॉल विद इन द प्रीव्यू ऑफ डेफिनेशन ऑफ प्री पैक्ड कमोडिटी अंडर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट एंड द रूल्स देयरअंडर इफ सच packed and label packet contain a quantity up to 25 किलोग्राम। अगर यानी प्री पैक्ड कॉमोडिटी की डेफिनेशन में आप तभी कवर हो जब आप 25 kg से कम, अप टू 25 kg या उससे कम के पैकेट आप दे रहे हो, तभी आप उसके अंदर कवर हो, वरना आप कवर नहीं हो पाओगे डेफिनेशन में प्री पैक्ड कॉमोडिटी की। यानी प्री पैक्ड कॉमोडिटी तो आप समझ गए क्या होता है, लेकिन प्री पैक्ड कॉमोडिटी के लिए कंडीशन है 25 किलो या 25 लीटर। अगर हम बात करें दही की, लस्सी की, तो वहां पे लीटर्स में बात की जाएगी। अगर हम बात करें राइस की, फ्लोर की, आटे दाल चावल की, तो वहां पे बात की जाएगी केजीज के अंदर। 25 kg या 25 लीटर से अंडर है तब आप इस डेफिनेशन में फॉल हो जाओगे। कौन सी डेफिनेशन में? प्री पैक्ड कॉमोडिटी की डेफिनेशन में फॉल हो जाओगे। लेकिन अगर 25 kg से ज्यादा है तो आप प्री पैक्ड कॉमोडिटी की डेफिनेशन में फॉल ही नहीं करते। सर जीएसटी एक्ट क्या बोलता है?
प्री पैक कमोडिटी जो कि डिफाइन किया हुआ है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट क्या बोलता है, 25 केजी से कम है तभी प्री पैक कमोडिटी मानी जाएगी, अदरवाइज वो प्री पैक कमोडिटी नहीं होगी। मैं जिस 100 किलो की आटे की बोरी लेकर के आया हूं, बताइए क्या उसको प्री पैक कमोडिटी माना जाएगा, क्या उस पर जीएसटी लगेगा? आंसर इज नो। मैं 26 किलो की आटे की बोरी लेकर के आया हूं, 26 किलो की आटे की बोरी। इसलिए अब आप देखोगे जो 25 किलो 25 किलो की जो आटे की बोरी हुआ करती थी वो अब 26 किलो की हो जाया करेंगी। क्यों हो जाया करेंगी? क्योंकि 26 किलो की आटे की बोरी जो होगी वो प्री पैक कमोडिटी की डेफिनेशन से बाहर हो जाएगी, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन 10-10 किलो की आटे की बोरी जो होंगी 10-10 किलो की आटे की बोरी जो होंगी उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। तो यहाँ पे भी आप टैक्स प्लानिंग छोटी सी कर सकते हो कि जो 20 किलो 25 किलो के पैकेज है, पैकेजिंग उसको हटा करके 26 किलो की पैकेजिंग में डाल दो। टैक्स प्लानिंग बताने नहीं आया हूँ, खैर वो तो लॉ में लिखा हुआ है, कोई अच्छी चीज़ थोड़ी जो मैं नई चीज़ बता रहा हूँ, लॉ में लिखा हुआ है वो चीज़, तो आप उसको अप्लाई करके कर सकते हो। नेवरदलेस इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो बड़े बड़े पैकेट्स आते हैं ना, बोरियाँ जो आती हैं 100-100 किलो की, 50-50 किलो की, वहाँ पर जो प्री पैक कमोडिटी नहीं माना जाएगा, तो वहाँ पर जो है जीएसटी की बात नहीं की जाएगी। लेकिन वहीं पे जो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं 5-5 किलो के, 10-10 किलो के, 10 किलो के आटे के जो पैकेट्स होते हैं, 20 किलो के आटे के पैकेट्स होते हैं, वो यहाँ पर आपके कवर हो जाएंगे। दही की, लस्सी की जो वो आते हैं, दही के वो आते हैं, क्या टब्स बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, तो वो 5 किलो के आते हैं, 10 किलो के आते हैं, 25 वो लीटर्स में होते हैं, वैसे लीटर केजी दोनों होते हैं। तो जो किलोग्राम में है तो 25 किलो की लिमिट लगेगी, लीटर में है तो 25 लीटर की लिमिट लगेगी, ये यहाँ पर बताया हुआ है। इससे कम है तो आप उस डेफिनेशन में कवर हो, इससे ज़्यादा है तो डेफिनेशन में कवर नहीं। सर इतना फोकस, इतना टाइम क्यों यहाँ पे? सर ये टाइम वेस्ट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, ये 25 किलो वाला जो चीज़ है समझ में आ गई आपको? 25 किलो 25 लीटर जीएसटी एक्ट में नहीं लिखा, कहाँ लिखा है? लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में, ठीक है। What is the scope of the coverage taking into account various exclusion provided under legal methodology? इसके अलावा भी बहुत सारी जो कंडीशन यहाँ पर बताई हुई हैं। For such commodities item like pearls, curls और floats, Rule 3A of Chapter 2 of the Legal Metrology Act। अब आपको जीएसटी के साथ में लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा भाई। आपके सिलेबस में ऐड हो जाएगा अगर आप स्टूडेंट हो, CSC, CMA स्टूडेंट हो। Packed commodity rules 2011 prescribe the package of commodities containing quantity of more than 25 kg or 25 liter do not require a declaration to be made under the Rule 6 thereof. Accordingly, GST would apply on such specific goods where pre-packed commodity is supplied in. लेकिन अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और चेक करनी पड़ेगी, ये जो 25 kg 25 लीटर की लिमिट है ना, आपको ये एक बार चेक करना पड़ेगा, मैंने अभी चेक नहीं किया है कि कौन कौन से कमोडिटीज़ कवर होंगी इसके अंदर, फूड आइटम्स कौन कौन से कवर होंगे। पल्सेस, स्केल्स और फ्लोर्स तो लिखा हुआ है, बट कौन कौन से आइटम्स कवर होंगे वो एक बार चेक करना पड़ेगा, तभी आइडेंटिफाई हो। अगर कोई ऐसा आइटम है जो इस फूड में, कमोडिटी में ही कवर नहीं हो रहा है, तो फिर तो ये 25 kg वाली लिमिट भी नहीं लगेगी वहाँ पर, वो प्री पैक मान लिया जाएगा। बहुत टेक्निकल चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। लेकिन कुछ ये एग्जांपल दिए हुए हैं, पल्सेस, कर्ल्स और फ्लोर्स तो यहाँ पे दिया ही हुआ है, तो इसके लिए तो आप जो है मान सकते हो कि 25 kg वाली लिमिट लग जाएगी। अकॉर्डिंगली जीएसटी वुड अप्लाई ऑन सच स्पेसिफिक गुड विच आर प्री पैक कमोडिटी इज सप्लाई इन पैकेजेस कंटेनिंग क्वांटिटी ऑफ लेस देन और इक्वल टू 25 किलोग्राम। इलिस्ट्रेशन दिया है, सप्लाई ऑफ प्री पैक आटा मेंट फॉर रिटेल सेल ऑफ, एग्जाम्पल तो मैंने आपको वैसे समझा ही दिया है, वही वाला एग्जाम्पल यहाँ पर आपको इलिस्ट्रेट करके दिया हुआ है। वेदर जीएसटी वुड अप्लाई टू अ package contains multiple retail packages, for example a retail contain 10 retail package of flour of 10 kg each। ये भी होता है, आप जाओगे तो आपको 10 कट्टे मिल जाएंगे, 10-10 किलो के 10 कट्टे मिल जाएंगे। 100 किलो आटा लेने जाना, 10-10 किलो के आपको 10 मिल जाएंगे। एक ही मतलब एक पैकेट वो अलग अलग होता है, बट उसको एक ही उसमें वो टेप से वो एक उसमें कर देते हैं वो। तो यहाँ पे बोला येस इफ सेवरल पैकेज इंटेंटेड फॉर रिटेल सेल टू अल्टीमेट कंज्यूमर से 10 पैकेट फॉर 10 kg ईट are sold in large packet, then GST would apply to such supply. Such package may be sold by a manufacturer through distributor. These individual packet of 10 kg each are meant for eventual sale to the retail customer. However, a package of say rice containing 50 kg in one individual package would not be considered as pre-packed and labeled commodity for the purpose of GST levy, even if Rule 24 of the Legal Metrology Act mandates certain declaration to be made on सच पैकेज। क्योंकि वो 25 किलो से ज़्यादा का, 25 किलो से ज़्यादा का अगर एक पैकेट है तो भाई वहाँ जीएसटी नहीं लगेगा, 25 किलो से कम का है तो वहाँ पे जीएसटी लगाया जाएगा। एट वट स्टेज जीएसटी अप्लाई ऑन सच सप्लाईज, दैट इज वेदर जीएसटी वुड अप्लाई ऑन स्पेसिफिक गुड्स सोल्ड बाय मैन्युफैक्चरर टू होलसेल डीलर कंज्यूमर, मतलब कहाँ मैन्युफैक्चरर ने होलसेल को बेचा, होलसेलर ने
डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा, डिस्ट्रीब्यूटर ने अगर रिटेल सेलर को बेचा, तो जीएसटी वुड अप्लाई व्हेन एवर सप्लाई ऑफ सच गुड इज मेड बाय एनी पर्सन दैट इज मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई टू डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाई टू रिटेलर एंड रिटेल। ये तो ऑब्वियस सा पॉइंट है, हर पॉइंट पे जीएसटी लगेगा। फर्दर द मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर वुड बी एंटाइटल्ड टू इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ जीएसटी चार्ज बाय द सप्लाई इन अकॉर्डेंस विद द इनपुट टैक्स क्रेडिट, सप्लायर अवेलिंग थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन। और ये सिंपल पॉइंट, इसमें कोई नई चीज़ उन्होंने बताई नहीं है, वो तो हर पॉइंट पे लगेगा जीएसटी अगर एप्लीकेबल है, अगर नहीं है तो नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, एक पॉइंट समझना पड़ेगा कि मान लीजिए मैं 100 वो लेकर के आया, 100 kg का एक पैकेट लेकर के आया। अब 100 kg का एक पैकेट है तो उस पर तो जीएसटी लगा नहीं होगा, लेकिन उस 100 kg के पैकेट में से मैं 2-2 kg के पैकेट मैंने बना लिए और 2-2 kg के पैकेट अगर मैं बेच रहा हूँ तो मुझे वहाँ पर जीएसटी देना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो सेलिंग कर रहा हूँ वो 2-2 kg के पैकेट्स हैं। यहाँ पर बात की जा रही है कि एज इट इज़ बेच दिया गया। ये जो 5th एग्जाम्पल है ना, ये एज इट इज़ का है कि भाई 50-50 kg के आए, मान लीजिए 10-10 kg के आटा के पैकेट आए, मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर को दिए, रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर को, रिटेलर से कंज्यूमर पे गए। अगर कोई बीच में उसकी फॉर्म चेंज कर दे, फॉर्म कैसे चेंज, मतलब जो उसका वो होता है मेजरमेंट चेंज कर दे कि भाई मैं 100 kg का पैकेट लेकर के आया और 100 kg में से मैंने क्या करा, उसको 5-5 kg के पैकेट में बांट दिया, तो 100 kg पे तो नहीं लगा होगा लेकिन 5-5 kg पे लग जाएगा। ठीक है, टेक्निकल चीज़ है, मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है, लेकिन समझ लोगे तो इतना मुश्किल नहीं है। Whether tax is payable if such goods are purchased in package of up to 25 kg by a retailer but the reseller sell it in a loose quantity in his shop for any reason। एग्जाम्पल आगे जैसे जो मैं आपको समझाता हूँ वही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में मिल जाता है। GST apply when such goods are sold in prepacked and label. Therefore, GST would apply when prepacked and label packet is sold by distributor manufacturer to such retailer. However, if for any reason retailer supply the item in loose quantity for such loose packet, such supply by retailer is not supply of packed commodity for the purpose of levy। क्या मतलब हुआ सर इसका? आपको बताया नहीं था मैंने, 100 किलो का पैकेट लेकर के आया, 1-1 किलो करके कस्टमर की प्रेजेंस में 1-1 किलो के पैकेट में कर करके उसको दे देता हूं, तो जीएसटी वहां पर मेरे ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है, वेदर टैक्स इज पेएबल इफ सच पैक्ड कमोडिटीज आर सप्लाइड फॉर कंजम्पशन बाय इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल कस्टमर, उससे मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सप्लाई ऑफ पैकेज कमोडिटीज फॉर कंजम्पशन बाय इंडस्ट्रियल कस्टमर और इंस्टीट्यूशनल कस्टमर इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ द लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। ओ माय गॉड, फर्क पड़ेगा क्योंकि इंस्टीट्यूशनल और इंडस्ट्रियल कस्टमर के लिए एग्जम्पशन दी हुई है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंदर। देखो मेरा कंसेप्ट यहाँ पे चेंज हो गया, नहीं हो गया, क्योंकि मैं जनरल पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के सोच रहा था, मैं ये सोच रहा था कि भाई अगर एक इंडस्ट्री को दोगे आप, अगर कंजम्पशन के लिए आप किसी इंडस्ट्री को देते हो या इंडस्ट्री, अब इसका इंडस्ट्रियल का मतलब क्या होता है ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये B2B मत नहीं है, ये इंडस्ट्रीज मतलब क्या होगी इंडस्ट्री, वो आपको लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में बताया गया है। तो अगर आप उसको सप्लाई करोगे तो ध्यान से पढ़ो, इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट बाय वर्च्यू ऑफ रूल नंबर 3A ऑफ चैप्टर नंबर 2 ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट पैक कमोडिटी रूल 2021। देयरफॉर if supply in such manner as to attract exclusion provision under section rule 3 it will not be considered as prepacked and labeled for the purpose of GST levy। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं यहाँ पर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो अगर आप आटा दाल चावल जो है किसी इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को दे रहे हो या फिर इंडस्ट्रियल या इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर को दे रहे हो तो उस सिचुएशन में जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि वो फॉल नहीं करेगा आपका प्रीपैक्ड कमोडिटीज़ के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखो X is a rice miller who sell package contain 20 kg rice but not making the required declaration under the legal metrology act and the rules made thereunder. Although the said act and the rule required him to make a declaration, would it still be considered? बिल्कुल भाई लायबल होगा, जीएसटी तो वहाँ पर लायबल हो गई। अब आप किसी दूसरे लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप इस वाले लॉ में आपको बेनिफिट मिल जाएगा। लॉ एप्लीकेबल तो है ना आपके ऊपर, अगर लॉ एप्लीकेबल है तो फिर तो आपको बिल्कुल करना पड़ेगा। यस, such package would be considered as prepacked and labeled commodity for the purpose of GST as it required making a declaration under the legal metrology act. Hence Mr. X would be required to pay GST on supply of act prepack। कोई बात नहीं, आप उसका वायलेशन कर रहे हो करते रहो, लेकिन लॉ में लिखा है ना कि भाई अगर 25 kg 20 kg का बेच रहा है ना
20 केजी से कम पे तो आपको जरूरत है ना डिक्लेरेशन की, लेकिन 20 केजी पे भी आप डिक्लेरेशन नहीं दे रहे हो, आप लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट का वायलेशन कर रहे हो, तो क्या आपको जीएसटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी? ना 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 ना, जीएसटी वाले बहुत तेज है। जीएसटी वाले बोल रहे हैं कि अगर आप लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट का वायलेशन भी करोगे तब भी हमको उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके ऊपर अप्लाई भी हो जाता है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट और वो प्री पैक्ड कमोडिटी में फॉल कर जाती है आपकी गुड्स, तो आपको भाई देना पड़ेगा जीएसटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, कोई एनी अदर रेलिवेंट इशू? तो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट एंड दीज रूल, मैंने आपको क्या बोला, अब आपको इन गुड्स के रिस्पेक्ट में जीएसटी के साथ साथ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा। आपको इस पूरे एफएक्यू का मैं क्रक्स निकाल करके एक बार दे देता हूं कि क्या इस पूरे एफएक्यू में हमको समझाया गया है। देखिए, अगर कोई गुड्स प्री पैक्ड कमोडिटी की डेफिनेशन के अंदर फॉल कर जाती है तो उसके ऊपर क्या लगेगा, उसके ऊपर लगाया जाएगा, और प्री पैक्ड कमोडिटी जो कि डिफाइन की हुई है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में, तब जीएसटी लगेगा। जीएसटी इतना बोल करके शांत हो गया। जीएसटी कह रहा हम इतनी टेंशन नहीं लेंगे भाई, हमको कोई टेंशन नहीं है, तुम्हारी प्री पैक्ड कमोडिटी जो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में है लिखी हुई है उसके हिसाब से काम कर लो। अब इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। जब आप लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा बहुत सारी वहां पर कंडीशंस दी हुई हैं, बहुत सारी वहां पर एक्सेप्शन दी हुई है। जैसे कि पहली बात तो प्री पैक्ड कमोडिटी का मतलब क्या होता है, क्लॉज नंबर L सेक्शन नंबर 2 ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट डिफाइन करता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री पैक्ड कमोडिटी। प्री पैक्ड कमोडिटी का मतलब ये है कि जब आप कस्टमर की प्रेजेंस में, विदाउट प्रेजेंस में नहीं, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कस्टमर आप गुड्स को पैक करके रख लेते हो, तो उसको बोला जाता है प्री पैक्ड कमोडिटी। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस यहां पर दी हुई हैं। एक्सेप्शन कौन कौन सी है जल्दी से रिकैप कर लो। एक एक्सेप्शन तो है 25 केजी या 25 लीटर वाली, कुछ स्पेसिफिक कमोडिटीज के ऊपर जैसे कि राइस, कर्ल्स और पल्सेस जो हो गई, उसके ऊपर 25 केजी वाली लिमिट लग जाती है। तो 25 केजी से अबव अगर है तो वहां पर वो प्री पैक्ड कमोडिटी में फॉल नहीं करता एज पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। एक एक्सेप्शन तो आपकी ये थी। दूसरी एक्सेप्शन थी कि अगर आप इंडस्ट्रियल सप्लाई करते हो, इंस्टीट्यूशनल सप्लाई करते हो, तब भी आप प्री पैक्ड कमोडिटी की डेफिनेशन में फॉल नहीं कर पाओगे और वहां पर भी आपको जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत ही टेक्निकल चीज थी ये वाली जो हमने अभी समझी है कि कब किसी कमोडिटी को जो है बोला जाएगा कि वो प्री पैक्ड कमोडिटी है या नहीं है। अगर वो है तो जीएसटी लगेगा, नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा। चलिए गाइस, तो आज के सेशन में सारी पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। जो रेट्स की लिस्ट है, रेट की जो लिस्ट है वो आपको कहाँ मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। जो मैंने नोटिफिकेशन आपको यहाँ से स्किप करवाई हैं ये सारे रेट से रिलेटेड है। तो रेट की जो लिस्ट है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बाकी ये जो एनालिसिस है ये आपको कहाँ मिल जाएगा, एनालिसिस आपको ये भी टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा मैं, नोटिफिकेशन भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो नीचे से आप टेलीग्राम चैनल चेक कर लीजिएगा। वीडियो आपने यूट्यूब पे देखी होगी, आशा करता हूँ आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी, एनालिसिस पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई बट चीज़ें जब डिटेल में डिस्कस होती हैं तो लंबी थोड़ी सी चल जाती हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसके अलावा भी अभी भी कोई डाउट, कोई क्वेरी आपकी किसी भी नोटिफिकेशन से रिलेटेड या प्री पैक्ड कमोडिटी से रिलेटेड रह जाती है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट क्वेरी। थैंक यू सो मच गाइस। हैव अ ग्रेट टाइम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।